जी, नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। दिन 24 मई 2023 बुधवार और व्याख्यान नंबर 193 193। विषय को आगे बढ़ाते हुए दीपक भाई। जी दीपक भाई, आप शुरू करें। आप लाइन पर हैं? जी जी जी, एक मिनट जी। जी जी। जी सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोतागण का वैद्य जी का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का विषय, जैसे कि पूर्व में हम सभी पढ़ रहे थे, पित्त के बारे में। हम सभी अभी तक में रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, इन तीन विषयों को पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, पूरे वैज्ञानिक तरीके से समझे और वैद्य जी समझा है। आज का जो विषय आरंभ हो रहा है आलोचक पित्त पर, वह है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि भ्राजक पित्त होता क्या है, इसका जो निवास स्थान है कहाँ होता है, इसके कार्य क्या है, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। वैसे हम सभी समझें तो भ्राजक पित्त जो है ये बहुत सारे कार्य करते हैं हमारे शरीर में। मुख्य रूप से यह त्वचा में निवास करते हैं, त्वचा को रंग देते हैं, कांति प्रदान करते हैं, त्वचा को गर्माहट देते हैं। ये सारे कार्य देखते हैं और इसी सब विषय पर विस्तार से वैद्य जी हम सभी को बताएंगे और चर्चा करेंगे। अगर जो भ्राजक पित्त है ये विकृत हो जाए तो हमारे त्वचा से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जानेंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग अपनी त्वचा पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बड़े ही ध्यान से रहते हैं। कुछ कुछ लोग तो पागलपन रहता है उसके अंदर कि अपनी त्वचा को बड़ा ध्यान रखना है, पैसे खर्चे करते हैं, तरह तरह के रासायनिक केमिकल्स का, रासायनिक जो क्रीम आते हैं, पाउडर आते हैं, ऐसी ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। इसके कारण से उनका भ्राजक पित्त खराब भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बातें हैं, हम सभी जानेंगे और समझेंगे। तो बहुत ही अच्छा विषय है। आज जो पित्त का चौथा पित्त जो है, प्रजक पित्त, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंत में जो 1 वर्ष चलने वाला जो पित्त है, पाचक पित्त, जिसमें कि विज्ञानी विज्ञान बड़ा पड़ा है, उसका भी समय आएगा। तो आज का जो विषय है वो पाचक पित्त है। तो वैद्य जी से निवेदन है कि जो भ्राजक पित्त है, माफ करें, आज का जो विषय भ्राजक पित्त है, तो भ्राजक पित्त पे क्या क्या आज होगा, समझेंगे, जानेंगे। कई सारे भाग होंगे इसके, तो समझिएगा, जानिएगा और समझ करके औरों में इस ज्ञान को बांटिएगा। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है कृपया इसे आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। स्वस्थ समृद्ध परिवार की, स्वस्थ भारत क्रांति, वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में तथा आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं। आज का सूत्र हमने भ्राजक पित्त के आधार पर ही लिया हुआ है, क्योंकि भ्राजक पित्त यानी कि केवल चर्म के ऊपर ही नहीं होता। राजपीति यानी कि ये एक प्रकार से पवित्रता के आधार पर टिकी हुई है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो जहां जहां पवित्रता है वहां वहां भ्राजपीता आपका सही है। जहां जहां पवित्रता आपका नष्ट हुआ, बिगड़ा या विकृत हुआ, वहां वहां आपका भ्राजपीत जो है विकृत हुआ। ये आपको समझना है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। और हमने आज का जो सूत्र लिया हुआ है, महर्षि वेद व्यास रचित व्यास संहिता, उसमें से लिया हुआ है। और यही जो श्लोक है, सूत्र है, वशिष्ठ स्मृति में भी देखने को मिलता है। और इसी को जो चाणक्य जी ने आज से लगभग 2000 वर्ष, 2000 से 3000 के बीच में ही होगा, मतलब इसी कलयुग में चाणक्य जी ने उस श्लोक का उद्धृत करके अपने चाणक्य नीति दर्पण में उसको स्थान दिया था। क्योंकि चाणक्य जी ने सभी ग्रंथों का मुख्य मुख्य श्लोक संग्रह करके उन्होंने नीति दर्पण ग्रंथ की रचना की थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि नाना शास्त्र उद्धृतम ग्रंथम चाणक्यम नीति दर्पणम। मतलब में चाणक्य, चाणक्य यानी कि सबका संग्रह करने वाला, उसे चाणक्य कहते हैं। सबका संग्रह करके, मतलब अच्छे अच्छे जो भी गुण है, या तो जो भी मतलब है, जितने सारे जो अच्छे अच्छे हैं, उन उन सबका मतलब अच्छे पनों का संग्रह करना और फिर सबको मतलब बांट देना, बराबर मात्रा में सब में बांट देना। उसी को शब्दकोश में चाणक्य कहा जाता है। इसीलिए उनका नाम चाणक्य था, और ये नाम उन्होंने स्वयं अपने आप को उपाधि के तौर पर दिया हुआ था। इसलिए उन्होंने लिखा है कि नाना शास्त्र उद्धृतम ग्रंथम चाणक्यम नीति दर्पणम।
मैंने सभी बहुत सारे शास्त्रों में से उद्धृत करके अर्थात संग्रह करके ये मैंने नीति दर्पण की दर्पण यानी कि मैं इसको मतलब आपको पढ़ेंगे मतलब समझ लेंगे या तो धारण करेंगे तो आपको ये दर्पण की भांति सब कुछ बता देगा। ऐसा मतलब कहा है। तो श्लोक क्या है, सूत्र क्या है? तो सूत्र ये है जो व्यास संहिता में भी है और वशिष्ठ संहिता में भी है। तो श्लोक ये है। और हाँ, बृहस्पति स्मृति में भी देखेंगे तो यही श्लोक उसमें भी मिलेगा। बृहस्पति जी एक बार मतलब उन्होंने बृहस्पति नीति ग्रंथ भी मतलब है, बृहस्पति नीति दर्पण, बृहस्पति स्मृति करके एक मतलब ग्रंथ है, जिसमें कम से कम 1326 या 1366 ऐसा कुछ है। मतलब 1300 के ऊपर है उसमें श्लोकों की संख्या है। जो उसे केवल एक बार पढ़ ले तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा आएगा और उसके जीवन में कभी क्लेश कष्ट और कोई पीड़ा यातना यंत्रणा वेदना ये सब मतलब कोई स्थान ही नहीं होगा उसके जीवन में। मतलब इतना सुख ही सुख है, आनंद है आनंद है। तो श्लोक तो उसमें बहुत सारे मतलब श्लोक है। कभी अवसर मिलेगा तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा ऐसा विचार है कि जब जीवनचर्या के ऊपर जब बातें होगी तो उन सभी नीतियों का सभी स्मृतियों का हम उसमें चर्चा करेंगे। तो ऐसा है सूत्र, भस्मना शुद्ध्यते कांसम कांस्यम, मतलब जितने सारे कांसे के बर्तन है उसमें केवल आप किसी भी मतलब पेड़ का छाल का राख हो, कपड़े का भी राख हो, मतलब कोई भी हो, राख से केवल आपको राख राख यानी कि भस्म, भस्म से केवल ये आपको मतलब उसमें लगा लेना है, मालिश करनी है, मतलब रगड़ना है, फिर उसके बाद में धो लेना है। तो जो कांसे का कोई भी बर्तन हो वो साफ हो जाता है, मतलब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। परंतु आजकल क्या करते हैं, 100 नींबू की शक्ति वाला भीम बार और एक्सोटिक ऐसा कुछ मतलब बहुत सारे ऐसा है। और पीताम्बरी भी मतलब ला करके घिसते हैं रगड़ते हैं कि उसको मतलब ये चमक चमकाना है। आप उसमें केवल मतलब भस्म से रगड़िए तो भी उसमें बहुत इतना अच्छा चमक आ जाता है कि उसका कोई 100 नींबू वाला शक्ति है ना, 100 नींबू का लाख नींबू वाला शक्ति वाला भी वो उसके साथ में मुकाबला नहीं कर सकता, उसके आसपास भी नहीं आ सकता, भटक नहीं सकता। तो इसके लिए भस्मना शुद्धतम कांस्य कहा है। और ये आयुर्वेदक भी मतलब श्लोक है। इसके लिए अपने आपके अपने घर में कांसे का बर्तन है तो चूल्हे से मतलब उसको खाना बनाइए और उसी चूल्हे का जो भस्म बनेगा, राख बनेगा, उसी राख से वो बर्तन को साफ करिए। हो गया आपका। फिर आगे कहते हैं कि ताम्रम अम्लेन शुध्यति, यदि आपके पास में तांबे का कोई बर्तन है तो कोई भी खट्टा मतलब जैसे नींबू हो या तो टमाटर हो, कच्चा टमाटर, या तो इमली हो, या तो बेर का गुद्दा हो, या तो नरकोली का मतलब गुद्दा हो, या जैसे मतलब कोई भी हो, केवल खट्टापन होना चाहिए। तो खट्टे से मतलब आप उसको लगभग 1 घंटा 2 घंटा मतलब 1 पहर उसको 1.5 पहर ऐसा तो आधा पहर उसको भिगो के रख लीजिए खट्टे में। फिर उसमें से मतलब निकालिए, मतलब खट्टे वाले पानी में मतलब पानी लीजिए 1 बाल्टी भर, या तो एक बड़ा सा मतलब टब लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें 2-3 नींबू निचोड़ लीजिएगा, या तो थोड़ा सा मतलब मुट्ठी भर इमली लेकर के उसमें मतलब पूरा हाथों से मतलब मसल दीजिए। तो पूरा का पूरा जो पानी है वो खट्टापन आ जाएगा। फिर उसमें क्या करिए, तांबे का आपके पास जितना मतलब बर्तन हो टब में जितना सारा डूब जाए, सारे के सारे उसमें डुबो करके रख दीजिए। आधा पहर 1 पहर या तो 1.5 पहर, जितना आपको मतलब समय मिले। उसके बाद में उसको निकालिए। नारियल का जो जटा होती है उससे उसको रगड़ना आरंभ कर दीजिए। तो अभी देखेंगे धीरे धीरे पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाएगा, मतलब पवित्रता आ जाएगी और वो पूरा चिकनाई आ जाएगा। पूरा जितना मतलब मैल होगा सारा मैल मतलब गंध भी दूर हो जाएगा और मैल भी दूर हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि रजसा शुद्धते नारी, रजसा शुद्धते नारी अर्थात 28 दिन और 2 पहर, 2 पहर यानी कि 3 होरा, हाँ 3 होरा मतलब जिसको अंग्रेजी में 3 घंटे ऐसा कहा जाता है। मतलब 28 दिन और 6 घंटे बीतने के बाद में स्त्री को रज आना चाहिए। रज यानी कि ऋतु आ जाना चाहिए, मासिक धर्म आ जाना चाहिए। यदि आता है तो समझ लीजिएगा कि उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, वो पूर्णतः स्वस्थ है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उससे पहले आता है तो उसके शरीर में पित्त रोग बढ़ा हुआ है। यदि उसके बाद में आता है मतलब 1-2 दिन बाद में आता है तो उसके शरीर में वात रोग बढ़ा हुआ है। ये उसका लक्षण है समझने के लिए। यदि उसी दिन आता है परंतु थोड़ा विलंब से आता है तो समझ लीजिएगा कि उसके शरीर में कफ विकृत हुआ है, कफ गुण बढ़े हुए हैं। ये उसका मतलब लक्षण है, उसके मतलब सूत्र है समझने के लिए। तो ये कोई मतलब स्वयं भी मतलब समझ सकते हैं, उसके पति भी समझ सकते हैं और उसके पिता माता भाई बहन सब समझ सकते हैं। केवल सूत्रों का आयुर्वेद के केवल धारण करना है, बस इतना ही। ठीक उसी तरह आगे कहते हैं कि वारी वेगेन शुद्धति, वारी यानी कि
पानी। अब वारी यानी कि नदी, मतलब कोई की चाणक्य जी ने नदी लिखा है, बृहस्पति जी ने नदी कहा है, वशिष्ठ जी ने इसको वारी कहा है, और व्यास जी ने भी नदी ही कहा है। तो कहीं पे वारी लिखा है तो कहीं पे नदी, अधिकतर नदी ही लिखा है, तो हम इसको नदी ही मतलब समझ सकते हैं। तो नदी वेगेन शुद्धति, मतलब जितने सारे नदी है, यदि उसमें वेग ही ना हो, मतलब पानी की धारा ही, मतलब उसमें स्रोत मतलब बढ़ा हुआ ना हो, मतलब उसका वेग ना हो, तो वो नदी के पानी ना पीने योग्य है, ना उसमें स्नान करने योग्य है, ना उस पानी का व्यवहार करने योग्य है। हम जब मतलब पुरुलिया गए थे, यहाँ पे पुंदांग में, तो धीरज भाई ने हमें एक एक दिन दूसरे दूसरे नदी के मतलब बांध में लेकर के, मतलब नदी के मतलब वहां पे एक बांध जैसा बना हुआ है, वहां पे ले जा करके स्नान कराते थे, परंतु उसमें कोई वेग नहीं था। तो हम एक दिन गए तो उसके दूसरे दिन मतलब गए ही नहीं। तो समझ गए कि यहाँ पे कोई नदी का इतना वेग नहीं है, और जाएंगे तो फिर उसमें मतलब बीमार पड़ेंगे। परंतु हमने हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमने किसी किसी को बताया कि यहाँ पे तो वेग नहीं है, यहाँ पे स्नान नहीं करना चाहिए। चलो इतना दूर आ ही गए हैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो आए हैं तो नहा लेते हैं। तो पहले दिन नहा लिए, फिर उसके बाद में हम गए ही नहीं। परंतु कुछ लोग गए नहाने के लिए, बाद में जो जो लोगों ने नहाया, तो किसी में किसी की आम बढ़ गई, किसी की कफ बढ़ गई, किसी के बात बढ़ गए, किसी के पित्त बढ़ गए, किसी का क्या मतलब जो जिसका प्रकृति था, वो उसका वो बढ़ गया, वो गुण बढ़ गया, वो दोष बढ़ गया। फिर भी मतलब हमने पूछा भी कि आप लोगों का कुछ मतलब हुआ है? तो सबने बोला कि नहीं-नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ है, हम तो पूरा फिट है, हम तो पूरा स्वस्थ है, हम तो पूरे ठीक है। फिर बाद में जब आने के 1-2 दिन बाकी है, तो कोई बोलता है कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कोई बोलता है मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कोई बोलता है मुझे तो चक्कर आने लगा है, कोई बोलता है मुझे थकान सा लग रहा है, कोई बोलता है जो मुझे पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, कोई बोलता है मुझे नींद ही नहीं आ रही है, कोई बोलता है मेरा बदन दर्द कर रहा है। मतलब सबको कुछ ना कुछ समस्या होने लगा था, 1-2 दिन आने पहले। ये ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे बिना वेग के जो नदी का पानी है, उसमें जाकर के सबने नहाया था, स्नान किया था। इसीलिए कहा क्योंकि वो अशुद्ध जल से आपने स्नान किया था। तो अशुद्ध जल से स्नान करने से पूरा भ्राजक पित्त ही विकृत हो जाता है। तो भ्राजक पित्त का मतलब इसमें क्या भूमिका है, ये आपको धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी तो हमने मतलब अभी आरंभ कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि राखी से मतलब जो होता है, राख से कांसे का बर्तन, नींबू, इमली, मट्ठा इत्यादि में मतलब है, या तो मतलब खट्टा जो दही होता है, उससे भी आप मतलब तांबे का बर्तन साफ कर सकते हैं। मासिक धर्म मतलब 28 दिन 6 घंटे के मासिक धर्म आने पर स्त्री का शरीर शुद्ध रहता है। उसमें ₹1 का खर्चा भी नहीं करना पड़ता है स्त्री के शरीर में। फिर मतलब नदी का जितना प्रभाव होता है, ये उसमें शुद्ध होते हैं। परंतु ध्यान रहे, जो वर्षा ऋतु होता है, वर्षा का जब मतलब ऋतु होता है सावन और भाद्रपद, वो 2 महीने में कभी भी नदी का जल से ना पीना चाहिए, ना नदी का जल उसमें व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि वर्ष भर नदी के मतलब दोनों किनारे, दोनों तट पर आप देखेंगे, बहुत सारे मतलब गंदगी मतलब जमा होता है। क्योंकि नदी के किनारे कोई भी मतलब जानवर होता है, वहाँ पे मल त्याग कर देता है, मनुष्य भी मल त्याग करता है, या तो बहुत सारे मतलब ऐसे गंदगी मतलब वहाँ पे पड़ा रहता है, भरा पड़ा रहता है। तो जब मतलब बरसात होती है, तो गंदगी भी मतलब वो बह के आ जाती है। और कुछ काल तक जो पानी है, वो उसमें मतलब गंदगी से जमा होने के बाद में वो पानी को व्यवहार के योग्य नहीं हो जाता, प्रयोग के योग्य नहीं होता। इसलिए वर्षा ऋतु में उसको सेवन मतलब करने के लिए मना किया गया। हिंदी में आप देखेंगे, क्योंकि हमारा छठी कक्षा में हिंदी का विषय था, तो उसमें एक कहावत था, वो हमें आज भी याद है। उसमें एक मतलब ये कहते हैं कि बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होय। मतलब बहता पानी निर्मला होता है, मतलब शुद्ध होता है, और बंधा हुआ पानी गंदा होता है। ऐसा मतलब एक कहावत था, वो हमने छठी कक्षा में मतलब पढ़ा हुआ था। तो आप भी इसका मतलब ध्यान रखिएगा, तो अच्छा है। अब हम मतलब कुछ सिद्धियों के विषय में चर्चा करते हैं। आजकल मतलब बहुत सारे मतलब गर्भवती महिलाओं का बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस मतलब आ रहे हैं सामने से, कि मतलब ऐसा है, वैसा है, मतलब बहुत सारे मतलब समस्या आ रही है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि जिनका अमनियोटिक फ्लूइड मतलब बहुत कम हो रहा है। या तो आज मतलब एक रिपोर्ट किसी ने भेजा था, किसी महिला ने, कि उनको डॉक्टर ने सीधा बोल दिया, "आप शराब पीते हैं क्या?" तो वो महिला चौंक गई। बोला, "नहीं, हमने आज तक शराब को सूँघा नहीं। आप शराब पीने की बात कर रहे हैं, हमने आज तक सूँघा नहीं है।" बोला, "ये कैसे हो सकता है? तुम तो शराब पीते ही होंगे।" बोला, "नहीं, मैं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कभी शराब को आज तक सूँघा ही नहीं, देखा ही नहीं। देखा है परंतु सूँघा ही नहीं है, पीने की तो बात दूर है।" बोला, "तुम्हारे रिपोर्ट में तो शराब आ रहा है।" तो वो फिर मतलब घबरा गई। उसके अपने पति को बुलाया, और उसके ससुर भी आए, गए वहाँ पे हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डॉक्टर से मिलने। "आप ये क्या बस बात मतलब बात कर रहे हो?
आप मतलब रिपोर्ट निकालना है, रिपोर्ट निकालो ना। बोला नहीं नहीं, रिपोर्ट मतलब मैं तो निकाल लूँ, परंतु मुझे वो उसमें टाइप करके लिख करके प्रिंट आउट करके तो देना पड़ेगा ना, डॉक्टर देखेगा। वो मतलब उसका चित्र को देख करके थोड़ी डॉक्टर समझ लेगा। वो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। तो बोले कि मतलब अच्छा आपको मतलब उसमें क्या लिखना है? बोले जो उसमें हमको नजर आया प्रिंट में स्क्रीन पर, वो हमें लिखना है, परंतु उसको हमें भी समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब कंप्यूटर में हमने मतलब आपके मतलब किसी भी महिला में हमने पेट के ऊपर वो स्कैनर लगा दिया, मतलब घुमा लिया और वो मतलब प्रिंट आउट होकर के अपने आप में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सब कुछ समझता नहीं है, उसमें वो हमें दिखाता है। तो जो दिखाता है थोड़ा मतलब काला सफेद ऐसा करके दिखाएगा, हमें उसको समझना है कि ये क्या हो सकता है। उसको हमें अपने दिमाग से अपने बुद्धि तर्क लगा करके युक्ति से लगा करके हमें उसमें लिखना होता है कि ये हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। ये मैं इसीलिए आप मतलब सोनोग्राफी का रिपोर्ट एक एक जगह कराएंगे तो एक रिपोर्ट आएगा, दूसरे जगह कराएँगे तो दूसरे मतलब दूसरा रिपोर्ट आएगा। ऐसा क्यों आता है? रिपोर्ट बदल क्यों जाता है? रिपोर्ट इसलिए बदल जाता है क्योंकि स्कैनर तो मतलब वही लगाते हैं, मतलब लगाने का तरीका तो यही है। परंतु इन ये एक डॉक्टर को मतलब दिमाग में आया, मतलब ऐसा दिख रहा है, मतलब तो ये हो सकता है, उन्होंने लिख दिया। दूसरे डॉक्टर के पास में गए, तो मतलब पैथोलॉजिस्ट के पास में, तो दूसरे पैथोलॉजिस्ट को ऐसा लगा कि ये संभवतः हो सकता है, तो उन्होंने वैसा लिख दिया। मतलब जिनके दिमाग में, जिनके मस्तिष्क में जो समझ में आ गया, वो उन्होंने लिख दिया, वो उन्होंने बता दिया। परंतु आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ जी, राम राम। अभी आवाज आ रही है? जी हाँ जी जी, अभी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा कहाँ तक सुनाई दे रहा था? वहां तक सुना था जो एमनिटोड फ्लूइड या जो लिख देते ना रिपोर्ट में, अलग अलग लिख देते हैं, वहां चल रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो जिनको जिन डॉक्टर को मतलब दिमाग में जो समझ में आता था, वो लिख करके भेज देते थे, दे देते थे। तो फिर ससुर के मतलब जो है, उनके ससुर जी मतलब जिस बहू को मतलब आज की बात करें, आज की ताज़ा खबर है। तो उनकी मतलब ससुर जो है वो रिटायर्ड आर्मी से है। तो उन्होंने पूछा मतलब दिक्कत क्या है, समस्या क्या है वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब हमने मतलब सोनोग्राफी किया आपके बहू का, तो उसमें हमें बहुत सारा अल्कोहल जैसा मतलब दिखाई देने लगा। इसलिए मतलब हमने आपके बहू से पूछा है कि आपने अल्कोहल मतलब लेती है क्या? बस इतनी सी बात है। लेकिन मेरी बहू तो मतलब लेती ही नहीं है। बोला तो देखिए आप आर्मी से हैं, हमें नहीं पता था कि आप मतलब आपकी बहू है, फिर भी मतलब जो रिपोर्ट में मतलब दिखा स्कैन पे, वही हमने मतलब पर्दे पे जो दिखा वो हम मतलब हमने बताया, और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। फिर वो रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को पूछा, बोले हाँ ऐसा कभी-कभी हो जाता है कि अल्कोहल भी मतलब हमारे शरीर में भी अल्कोहल है, और अल्कोहल किसी-किसी के शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिक्कत की बात ये है, इसको आयुर्वेद के यदि दृष्टिकोण से देखेंगे, तो भेषज रत्नावली नाम का मतलब ग्रंथ है, उसमें इसके विषय में विस्तार से बताया हुआ है। तो उसमें मतलब उसका मैं आपको सूत्र के रूप में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि जब शरीर रचना के विषय में जब चर्चा होगी, तो वो सब मतलब उसमें भी विषय आने वाला है। तो मैं आपको उसका केवल सूत्र के हिसाब से बता देता हूँ। उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब गर्भस्थ शिशु और गर्भस्थ जो गर्भाशय है, उसमें रहने वाला मतलब जो शिशु है, उस स्थान पर यदि आपको ऐसा कोई दिखे कि मतलब कोई विकृत दिखे, या तो फिर आपको कोई ऐसा मतलब वस्तु मतलब नज़र आए, नज़र मतलब उसको अनुभव होने लगे, या तो कोई मतलब मादक द्रव्य जैसा नशा मतलब कोई मतलब करने लगे, मदहोश करने वाला जैसे मतलब कोई मूर्छित करने वाला, ऐसा कोई अनुभव हो, तो समझ लीजिएगा कि उसका जो गर्भस्थ का गर्भाशय में मतलब जो रहने वाला जो शिशु है, उसका पोषण में कमी आ सकती है। उसको गर्भस्थ पोषण की शिशु की पोषण की कमी ऐसा समझना चाहिए, और उसको पोषण की शक्ति को बढ़ाने के लिए भेषज रत्नावली में एक बहुत अच्छा योग मतलब बताया गया है। तो योग क्या है? तो योग ये है कि यष्टि मधु लेना है। यष्टि मधु यानी कि मुलेठी का चूर्ण लेना है, और गंभारी का छाल लेना है। दोनों मतलब गंभारी का छाल ताजा लेना है, तो अति उत्तम रहेगा। यदि मतलब आपने सूखा लिया,
तो उसमें फिर मतलब भिगोना पड़ेगा, लगभग आधा पहर उसमें भिगोना है। फिर उसके बाद में उसी पानी में आपको मुलेठी डाल करके काढ़ा बनाना है। और उसमें कितना मतलब लेना है, तो उसमें ये कहा है कि यष्टि मधु आपको 1 तोला लेना है, गंभारी का छाल, ताजा छाल 2 तोला लेना है, और उसमें मिश्री मिलाना है, 3 तोला मिलाना है। और उसको मिला करके आपको मतलब उसका कितना 16 तोला यानी कि आप 200 ml मतलब पकड़ लीजिए। 200 ml मतलब पानी में आपको भिगोना मतलब ये उबालना है, काढ़ा बनाना है। जब उसमें मतलब मान लीजिए कि 2 गिलास पानी में मतलब भिगो काढ़ा बनाना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके उसको ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद में उसको पिला देना है। तो जिनका भी मतलब गर्भस्थ शिशु का पोषण की मतलब शक्ति कमी हो, या तो पोषण की शक्ति में कमी हो, या तो जिनके मतलब सोनोग्राफी के रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा आता हो, तो उसके लिए ये रामबाण जैसा वो काम करेगा। तो हमने मतलब उनको बताया तो वो बड़े खुश हो गए। अरे वाह! ये मतलब सब आयुर्वेद में पहले से वर्णन है, तो ये मतलब है। और एक मतलब सिद्धयोग बताते हैं कि जब गर्भ का 9वाँ महीना मतलब चल रहा हो, किसी भी कोई भी गर्भवती हो, जब 9वाँ महीना चल रहा हो, और ये योग भी उससे भविष्य रत्नावली का ही योग है। तो जब 9वाँ महीना चल रहा हो, 9वाँ महीना या तो 10वाँ महीना, जब आपको मतलब जैसे ऐसा होता है कि किसी लड़की का जब जन्म होने का समय होता है, तो 9 महीने में उसका प्रसव हो जाता है। और जब किसी लड़के का जन्म होना होता है, तो उसमें 10 महीने लगते हैं। ये आयुर्वेद का सूत्र के आधार पर मतलब कहा जाता है। हो सकता है कि इसको आजकल के वैज्ञानिकता या तो विज्ञान इसको माने या ना माने, बात की अलग बात है। परंतु ये साधारण सी बात है कि इसमें मतलब ये सही बैठता है। और हमने कई मतलब कुछ रोगियों के ऊपर इसका परीक्षण किया, तो जिनका लड़की जन्म होता है, तो 9 महीने में मतलब उसका जन्म हो जाता है। मतलब इसी समूह के भीतर किसी का अभी हाल में जन्म हुआ होगा, अभी 2-3 साल के, 5 साल के भीतर, किसी को यदि याद होगा तो याद कर लीजिएगा। फिर सत्र के अंत में बताइएगा कि सच में मतलब लड़कियों का 9 महीने में और लड़कों का 10 महीने में, मतलब 10 महीना यानी कि 9 महीना पूरा हो गया, भले एक भी दिन हुआ हो, परंतु वो 10 महीने उसे ही भी 10 महीना ही मतलब 10वां महीना ही गिना जाता है। तो 10वें महीने में ही मतलब होगा। ऐसा नहीं कि पूरा 10 महीना बीत जाने के बाद में होगा, ऐसा नहीं है। मतलब 10वां महीना जैसे ही 9वां महीना पूरा हुआ, 10वां महीना आरंभ हुआ, तो 10 आवाज नहीं आ रही है भाई जी। तो जो पैथोलॉजी आपको मतलब सोनोग्राफी रिपोर्ट में प्रसव का तिथि बता देते हैं, तो वहां से आपका जब मतलब अंतिम बार जब आपका मतलब माहवारी हुआ था, मतलब मासिक धर्म जो दिखा था, जिसको रजो दर्शन ऋतु दर्शन ऐसा कहा जाता है, उस दिन से लेकर के आपको गिनती करना है, प्रसव के तिथि मतलब तक गिनती करना है। यदि 10 मास हो जाता है, 10वां महीना हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके गर्भ में बच्चा मतलब जो बच्चा है वो बालक है, मतलब पुत्र है। आपको मतलब चिंता की कोई बात नहीं करनी है। यदि आपको मतलब अंतिम रजो दर्शन जो दिनांक है, वहां से लेकर के प्रसव का दिनांक मतलब सोनोग्राफी के रिपोर्ट में मतलब आ जाता है। तो वहां से मतलब आप गिनती करिएगा। यदि आपका मतलब 9वां महीना, 9वां मास यदि मतलब होता है गिनती में, तो समझ लीजिएगा कि आपके गर्भ में मतलब बच्ची लड़की है। परंतु ये सूत्र आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप अपना गर्भपात कराएंगे। इसीलिए बता रहे हैं कि जो मतलब होते हैं कि जिनको मतलब आपको मालूम पड़ गया कि मेरे गर्भ में लड़की है, तो आयुर्वेद में कुछ मतलब औषधियाँ भी है कि लड़कियों मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनके 3-4 लड़की हो चुकी है, या तो 2-3 लड़की हो चुकी है, और वो लड़के के आस में मतलब धरे मतलब बैठे हैं कि हमारा एक लड़का हो जाता तो हमारा मतलब थोड़ा उनको भाई मिल जाता है, हमको बेटा मिल जाता है, मतलब बहनों को भाई मिल जाता है। यदि इस आशा से है, तो फिर आयुर्वेद का आप मतलब उपयोग करिए, और खुशी रहिए, सुखी रहिए। परंतु ऐसा नहीं कि आपका पहला संतान है और पहला संतान ही आपको मतलब पुत्र संतान चाहिए, तो ये आयुर्वेद में ये द्रोह काम मतलब बताया जाता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो आत्मघाती, ब्रह्मघाती मतलब उसमें दोष लगता है, पाप लगता है। ये आपको मतलब ऐसा निघंटु रत्नाकर में बताया गया है। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है कि अढ़ी महीने के बीत जाने के बाद में जो आपका मतलब पहला रविवार आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे जो मतलब मोर पंख का जो नील वर्ण का जो होता है, उसमें चाँद जैसा दिखता है, उसको अपने कैंची से टुकड़े-टुकड़े मतलब पूरा बारीक सा मतलब काट करके मतलब गुड़ के साथ में मिला करके एक गोली जैसा बना लेना है।
और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्योदय से लगभग 15 मिनट बीत जाने के बाद में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने बाएं नाखूने को बंद करके दाहिने नाक में मतलब दाहिने स्वर चल रहा हो, जिसको ईड़ा स्वर मतलब कहते हैं, सूर्य स्वर चलता है, सूर्य स्वर बोलते हैं। तो सूर्य स्वर चल रहा हो, सूर्य भगवान को दर्शन करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होते हुए उसको मतलब आपको निगल जाना है और बाएं नथुने को आपको बंद करके ही रखना है। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ऐसे बंद करके रखना है। फिर उसको धीरे से निगल जाना है, चबाना नहीं है उस गोली को। छोटा-सा मतलब बेर जैसा, जंगली बेर जैसा मतलब थोड़ा गोली जैसा बनाना है। हाथों से लपेट-लपेट करके फिर उसको निगल जाना है और ऊपर से 1 घंटे तक आपको ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उस दिन जब आपको भूख लगे तो केवल दूध भात खाना है और वो भी बिना नमक का, बिना उसमें मतलब नमक मिलाए केवल दूध और भात खाना है और कुछ नहीं खाना है। और रात को भी आपको केवल दूध पीकर ही सोना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और पति से अलग मतलब थोड़ा रहना है और कुशासन यदि मतलब मिले कुश की सैया तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर जमीन पर ही आपको मतलब एक रात आपको बिताना है। परंतु ध्यान रहे क्योंकि मतलब गर्भ अवस्था में धरती पर सोने से किसी-किसी को बुखार भी आ जाता है। तो पांडु रोग मतलब रोग भी मतलब लक्षण हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है। तो इतना मतलब ध्यान रखें कि कुश की सैया हो तो अति उत्तम है क्योंकि उसमें फिर कोई पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो ये आप करेंगे तो फिर आपका पुत्र संतान मतलब प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें ऐसा है कि जिनको 10वें मतलब महीने में या तो 9वें महीने में 10वें महीने में जब आपका मतलब प्रसव का समय आने लगे, तो उसमें ऐसा करना है, सौंठ लेना है, आधा चम्मच की मात्रा में मतलब 2 मासा लिखा है, 2 मासा यानी कि 2 ग्राम और यष्टि मधु लेना है 2 मासा यानी कि 2 ग्राम। देवदारू का छाल लेना है 2 मासा यानी कि 2 ग्राम। इसको लेकर के 1 गिलास 1 गिलास दूध और आधा गिलास पानी में उसको उबालना है। और उसको जब मतलब केवल आधा गिलास पानी जल जाए, केवल 1 गिलास दूध बचे, तो उसको पीने के लिए दे देना है। ये कब तक देना है? प्रतिदिन सुबह में 1 बार देना है और 10 दिन तक कम से कम देना है, जब तक मतलब प्रसव ना हो जाए। तो 10 दिन, 15 दिन देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये होगा कि उसका अपान वायु विकृत नहीं होगा क्योंकि अपान वायु सही से काम करेगा, तभी उसको सुख प्रसव की मतलब संयोग बनेगी। तो सौंठ, यष्टि मधु और देवदारू ये तीनों का जब संयोग होता है, तो अपान वायु के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम देता है गर्भस्थ मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए। तो आप ये कभी भी मतलब ना भूलें, सौंठ, यष्टि मधु मतलब मुलेठी और देवदार का छाल। और देवदार का जो वृक्ष होता है, वो हर जगह चाहे आप नगर में रहते हो, महानगर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो आपको देवदार का वृक्ष तो मिल ही जाएगा। कहीं नहीं मतलब आप बोलेंगे कि हमारे आस-पास नहीं है। अरे भैया आपने आस-पास नहीं है तो थोड़ा 10 किलोमीटर थोड़ा दौड़ो। मतलब 10 किलोमीटर मतलब जिम जाने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए तो 20-20 किलोमीटर दौड़ जाते हो। तो देवदार का छाल लाने के लिए शायद मतलब हो सकता है कि 5 किलोमीटर जाना पड़े, 7 किलोमीटर जाना पड़े, 10 किलोमीटर जाना पड़े, 12-15 किलोमीटर जाना पड़े। जाइए थोड़ा, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो तो फिर अपने मतलब औषधि के लिए क्यों नहीं जा सकते? तो जा सकते हैं, साइकिल से जाइए या तो बाइक से जाइए, तो जा करके ताज़ा छाल उसको लेके आइए। परंतु आजकल मतलब किसी को बोल देंगे ना, तो बोलते हैं कि मतलब प्रश्न करते हैं, "ये पंसारी से तो मिल जाएगा ना?" अरे भैया पंसारी से ही सब मतलब लेने के लिए जाओगे, तो एक दिन मतलब ऐसा आएगा कि पंसारी वाला क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, आपको मालूम है? क्या आपको मतलब उसकी पहचान है? क्या वो सड़ा गला दे रहा है? क्या आपको मतलब ताज़ा दे रहा है? हर बार मतलब पंसारी के वहाँ मतलब क्यों निर्भरशील हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। आज के मतलब हमारे भारत में ऐसा हो गया है कि जड़ी-बूटी का मतलब अभी किसी को पहचान ही नहीं मालूम है। कोई मतलब पहचानने का प्रयास ही नहीं करना है। मतलब ऐसा एक दिन समय आएगा कि आपको मतलब हर बात पे आपको लूटने लगेंगे। अभी भी मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जड़ी-बूटियों को पहचानो, जड़ी-बूटियों को मतलब वृक्षारोपण करो। आयुर्वेद में मतलब यूँ नहीं कहा गया कि मतलब वृक्षारोपण करना चाहिए। आपका हर जन्मदिन पे वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण क जन्मदिन के दिन मतलब वृक्षारोपण करने के लिए क्यों कहा गया है? आप यदि जात कर्म संस्कार के आधार पर मतलब देखेंगे कि नक्षत्र संस्कार, जिसको मतलब जन्मदिन मनाना बोलते हैं। तो नक्षत्र के संस्कार हर वर्ष में जो हम मतलब करते हैं, तो ज़्यादातर स्वनक्षत्र ऐसा कहते हैं। तो स्वनक्षत्र विचारम संस्कार मतलब कहते हैं। तो उसको आजकल जो जन्मदिन मनाते हैं, तो उसमें कहा गया कि वृक्षारोपण करना है। तो वृक्षारोपण क्यों करना है? क्योंकि आपको प्रकृति के साथ में जुड़े रहेंगे। वृक्षारोपण करेंगे तो कम से कम 1-2 या तो मतलब 10, 15, 20 जड़ी-बूटियों को तो पहचानेंगे और उसी से आपके सारे रोग ठीक हो जाएँगे। परंतु आप वृक्षारोपण करेंगे तो ना, परंतु आजकल वृक्षारोपण कहने का अर्थ है कि सरकार की ओर से जो मतलब वृक्ष मिलती है, बस उसको मतलब ले आओ, अपना आधार कार्ड मतलब रसीद
पर्चा जमा करके एक एक वृक्ष का एक एक रुपया दे करके और कहीं पे भी लगा दो, फोटो खींच लो, 10-20 मतलब एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के कि हमने ये एनजीओ से है और हमने इतने मतलब पेड़ लगाए। परंतु हर मतलब एक ही पेड़ में 20 लोगों ने मिलकर के कम से कम 20 फोटो मतलब उठा करके सोशल मीडिया में शेयर करते रहेंगे कि हम मतलब वृक्षारोपण किया है, वृक्षारोपण किया है, वृक्षारोपण किया है। परंतु वही एक ही फोटो होगा। ये मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है। फोटो खिंचाने में मतलब खिंचाने के लिए वृक्ष का सहारा लेते हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए। क्योंकि इसीलिए क्योंकि एक-एक वृक्ष के लिए कम से कम 1000 रुपया मिलता है, ऐसा हमने सुना है। वास्तव में कितना मिलता है मालूम नहीं कि एक-एक वृक्ष का 1000 रुपया मिलता है। अभी वो सालाना मिलता है कि 6 महीने का मिलता है कि 3 महीने का मिलता है, वो हमें मतलब थोड़ा द्वंद है, दुविधा है। क्योंकि वो पूरी बात हमें मतलब वो सामने से बताया नहीं, मतलब थोड़ा गुप्त रख लिया उन्होंने, गोपन कर लिया। तो जो भी है, उनको मतलब पेड़ लगाने का सरकार की ओर से पैसा मिलता है। इसके लिए वो वृक्षारोपण करने के लिए एनजीओ वाले आगे आ जाते हैं। परंतु वो वृक्ष नहीं लगाते जो समाज के लिए लाभदायक हो। वो वृक्ष नहीं लगाते जो आपके लिए मतलब गुणकारी हो, समाज के लिए गुणकारी हो, पृथ्वी के लिए गुणकारी हो, प्रकृति के लिए लाभदायक हो। वो वृक्ष लगाएँगे जिससे जल का स्तर निम्न स्तर में मतलब चला जाए, मतलब घट जाए। वो वृक्ष लगाएँगे जो कि मतलब 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में वो वृक्ष नष्ट हो जाए, जिससे कि फिर से वो मतलब वृक्षारोपण के लिए सरकार से मतलब लाएँगे। आज तक कभी किसी एनजीओ वाले को देखा है कि किसी ने अर्जुन का पेड़ लगाया हो, पीपल का पेड़ लगाया हो, नीम का पेड़ लगाया हो कहीं पे? कभी किसी को मतलब देखा है किसी एनजीओ वाले को? वो जामुन का पेड़ कभी लगाते हुए आपको मतलब दिखेगा नहीं। अर्जुन का पेड़ लगाते हुए कभी नहीं दिखेगा। आंवले का पेड़ लगाते हुए कभी नहीं दिखेगा आपको। हिंजल का पेड़ लगाते हुए कभी नहीं दिखेगा। वरुण का पेड़ लगाते हुए कभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो लगाएँगे तो बहुवर्षायु है, कम से कम हज़ारों साल तक रहेंगे। तो हज़ारों साल तक उनको फिर मतलब जेब में पैसा कैसे आएगा? 5 साल के बाद में ऐसा मतलब लगाना कि 5 साल के भीतर वो वृक्ष नष्ट हो जाना चाहिए। वहाँ से मतलब कोई वृक्ष नहीं दिखना चाहिए। फिर बोलेंगे कि यहाँ पे मतलब वृक्ष लगाना ज़रूरी है कि हमें फिर मतलब वो पैसे की बात मतलब है। और इससे क्या होता है कि सरकारी बाबू के जितने सारे नेता मंत्री हैं, उनके भी जेब में पैसा आएगा, वृक्ष लगाने वाले का मतलब जेब में पैसा आएगा, फोटो खींचने वाले के पास पैसा आएगा और देखने वाले केवल मतलब करेंगे, अरे वाह! आप मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ये क्या समाज सेवा है आज तक हमारे पास मतलब समझ नहीं आया। वो समाज सेवा कर रहे हैं कि जेब सेवा कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। चलो जो भी है, तो ऐसा है कि मतलब इसको भेषज रत्नावली नाम का ग्रंथ में बताया गया है, तो आप इसको मतलब करिएगा, तो बहुत अच्छा रहता है। और एक बात है कि गर्भवती महिलाओं को उल्टी बहुत ज़्यादा आता है। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने से उल्टी अपने आप में बंद हो जाती है। परंतु जो दूसरे महीने में, तीसरे महीने में उल्टी होती है, ये सबसे बड़ा कष्टदायक है। क्योंकि उनका ना लिवर खराब होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम यदि देखेंगे, उसको सर्दी रोग में मतलब बताया गया है। चरक संहिता में, अन्य-अन्य ग्रंथों में। तो जो सर्दी सर्दी यानी कि उल्टी हो जाना मतलब वमन हो जाना अपने आप में, तो ये तभी होता है जब आपका शरीर में यकृत प्लीहा कुछ विकृत हो या तो मतलब खराब होता हो। परंतु गर्भवती महिलाओं का देखेंगे, ना उसमें उनका यकृत खराब है, ना वृक्क खराब है, ना प्लीहा खराब है, तो कुछ खराब नहीं है, परंतु वो उल्टी होता है। उल्टी इसलिए होता है क्योंकि उनके धीरे-धीरे उनके शरीर में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन कहाँ आया? रंजक पित्त के पास में परिवर्तन आया, पाचक पित्त में परिवर्तन आया, अपान वायु में परिवर्तन आया, उदन वायु में परिवर्तन आया, समान वायु में परिवर्तन आया। इसके लिए और क्लेदर कफ में परिवर्तन आया, प्राण वायु में और साधक पित्त में भी परिवर्तन आया। इसके लिए ये समस्या उपस्थित होती है। अभी इतने सारे वात, पित्त, कफ को यदि मतलब ठीक करने जाएँगे तो बहुत सारे औषधि हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा औषधि नहीं होगा। इसमें भेषज रत्नावली में इसका बहुत अच्छा उपचार बताया है। वो उपचार ये है कि आपको 1 तोला आंवले का चूर्ण लेना है और 1 तोला मुनक्का लेना है, जिसको द्राक्षा बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में मुनक्का बोलते हैं। तो ये 2 तोला हो गया और उसमें आपको 2 तोला मिश्री मिलाना है। मिश्री मतलब कोई भी मिश्री आप मिला सकते हैं। आजकल तो कंपनी वाले तो चीनी ही मिला लेते हैं, परंतु आपको चीनी नहीं मिलाना है, मिश्री मिलाना है। आप ताल मिश्री मिला सकते हैं या तो खड़ी मिश्री मिला सकते हैं, या तो आता है धागे वाला मिश्री वो मिला सकते हैं, या तो बूरा खांड आपके क्षेत्र में जो मिश्री मिलता हो, वो मिश्री आप मतलब मिलाना है। कितना मिलाना है? तो 2 तोला मिश्री मिलाना है। बहुत मतलब सस्ता मतलब योग है और सरल योग है और सारा का सारा आपको ये सब मतलब आयुर्वेद ग्रंथों से ही बता रहा हूँ। ये मतलब किसी नुस्खे किताब के से नहीं बता रहा हूँ। ग्रंथ का नाम है भेषज रत्नावली। तो उसमें ये बताया है 1 तोले आंवले का चूर्ण, 1 तोला मुनक्का यानी कि द्राक्षा बीज निकाला हुआ और 2 तोला मिश्री। मतलब उसमें सीता करके लिखा गया। सीता का अर्थ सीताफल यानी कि उसमें मिश्री ही होता है। तो उसको मतलब तीनों को मतलब पीस करके
थोड़ा सा मतलब पानी थोड़ा डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डाल करके उसको खरल करना है। आपके घर में खरल नहीं है, सिलवट्टा तो होगा जिसमें आप हल्दी पीसते हैं, नीम का पीसते हैं, जो भी पीसते हैं, तो उसमें आपको मतलब डाल करके आप उसमें सिलवट्टे में पीसना आरंभ करिए। कम से कम कितना 40-45 मिनट का आपको परिश्रम करना होता है, क्योंकि हमने इसको किया है। पौने 1 घंटा मतलब लगता है, पौने 1 घंटे से मतलब 1 हो रहा तक मतलब लगता है। परंतु वो बहुत अच्छा चिकनाई से मतलब वो बन जाता है, अपने आप में वो गोंद जैसा चिपकने लगता है। पच पच ऐसा मतलब आवाज आने लगती है, तो समझ लीजिए हाँ, ये बन करके तैयार हो गया। अब इसको मतलब क्या करना है कि जैसे जंगली बेर होती है ना छोटी-छोटी, जो कि मतलब 1-1 ग्राम की मात्रा में होती है, 1-1 मासा के प्रमाण में, उतनी मात्रा में आपको 1-1 जंगली बेर की भांति उसको गोली बना करके रख लेना है और उसको सुखा करके छाया में रख लीजिएगा। ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। मतलब आप तो गर्भवती महिलाओं में तो काम करती ही करती है, साथ में किसी को हिचकी आती है तो उसको दे दो, तो ठीक हो जाता है। यदि किसी के सीने में जलन होती है तो उसको दे दो, तुरंत मतलब शमन हो जाती है, 1-2 गोली में से ही मतलब शमन हो जाती है। और यदि किसी को गले में जलन हो या फिर मतलब कोई बोलता है ना कि मेरे मुँह में खट्टा पानी आ रहा है, वो भी ठीक हो जाता है। और कोई-कोई बोलते हैं कि मेरे मुँह में खट्टा पानी तो आ रहा है और मतलब थोड़ा कड़वा-कड़वा लगता है, कुछ मतलब अजीब-सा लगता है, उल्टी आने लगता है, जी घबराता है और मन बेचैन रहता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। पेट में गुड़-गुड़, कुड़-कुड़ की आवाज़ आने लगती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको प्रयोग कैसे करना है? दिन में तो मतलब 3-4 मतलब गोली ले लीजिए और उसको मतलब 4 गोली, 5 गोली ऐसा दिन भर में, मतलब 1 गोली ले लीजिए, उसको मतलब चॉकलेट की तरह मुँह में रखिए और उसको चूसते रहिए। फिर मतलब जब वो पूरा पिघल जाएगा, फिर एक पहर के बाद में फिर उसको मतलब लीजिए, एक एक गोली उसमें मुँह में रखिए, चूसिए। केवल 2 से 3 दिन या तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में मतलब जो गर्भवती महिलाओं का जो उल्टी है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनको भूख अच्छे से लगती है और उनको मतलब खाने की इच्छा भी होती है और खाते भी हैं। और इससे ये फ़ायदा भी होता है कि उनका हीमोग्लोबिन भी मतलब बहुत बढ़ जाता है। और देखिए कि गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन की बड़े मतलब दिक्कत होती है। तो ये हीमोग्लोबिन का भी दिक्कत दूर हो जाती है और उसमें जो शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु, वो भी हृष्ट-पुष्ट होता है। एकदम मतलब पोषण मतलब उसमें हो जाता है। तो दूसरे महीने में, तीसरे महीने में आप ऐसा करिए, मतलब दूसरे महीने, तीसरे महीना दोनों महीना भी आपको उसको चूसने के लिए देंगे, तो भी इसमें मतलब कोई फ़ायदा मतलब कोई नुकसान नहीं होता है। अब इसमें मतलब बहुत अच्छा ये फ़ायदा है, आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप करिएगा, तो ये बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। अभी हम बढ़ते हैं कि अभी तो 9:20 हो गया, कोई बात नहीं, जितना मतलब होगा उतना हम मतलब चर्चा को लेते हैं। तो अभी हम मतलब चर्चा करते हैं भ्राजक पित्त के ऊपर। तो भ्राजक पित्त के विषय में जैसे अभी दीपक भैया हम मतलब बोल रहे थे, बता रहे थे कि इसका मतलब ये काम कहाँ-कहाँ करता है, कहाँ रहता है, इसके विषय में पूरी जानकारी हमें लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो इसका जो मतलब मुख्य जो स्थान है, मतलब रहने का स्थान है, इसका मतलब काम क्या है? इसका काम है पसीना निकालना, बाहर निकालना, मतलब पसीना लाना इसका काम होता है। और ठीक उसी तरह जो हमारा जो शरीर में जो रस होता है, रस यानी कि जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा में मॉडर्न साइंस में उसको प्लाज़्मा बोलते हैं। ये कोरोना के समय में बहुत अच्छा मतलब उसका प्रचार हुआ था। प्लाज़्मा से मतलब हम कोरोना को भगा देंगे, ऐसा मतलब प्रचार हुआ था, जो भी जिसने भी किया था। तो उसको मतलब रसों के ऊपर भी इसका ही मतलब काम होता है। मतलब प्लाज़्मा को बनाना, प्लाज़्मा को मतलब सुरक्षा देना, ये भ्राजक पित्त का ही मतलब काम होता है। ठीक उसी तरह लसिका, लसिका यानी कि जिसको आजकल मतलब देखेंगे ब्रेन ट्यूमर कुछ ज़्यादा हो रहा है लोगों में। ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेस्ट ट्यूमर हो रहा है या तो कहीं पे भी मतलब ट्यूमर हो जाता है। लिम्फ नोड फूल जाता है या तो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको लिम्फोमा, लिम्फोमा, लाइपोमा ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब जिसको रसार्बुद करके मतलब कहा जाता है, मांसार्बुद करके माधव निदान में बताया गया है। मांसार्बुद और ये चरक संहिता में भी उसको भाव प्रकाश में भी मांसार्बुद करके ही मतलब बताया है। सभी ग्रंथों में मांसार्बुद कहा मतलब कहा गया है। तो ये जो मतलब लाइपोमा है, ये लाइपोमा भी मतलब उसी के कारण ही होता है, भ्राजक पित्त के कारण। तो आप भ्राजक पित्त को यहाँ पे ठीक कर देंगे तो वो अपने आप में ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह रक्त के जितने सारे विकार होते हैं, वो सारे के सारे भ्राजक पित्त के विकृत होने के कारण होते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आपने किसी का मतलब हो गया ब्लड कैंसर हो गया, मतलब रक्त धातु के विकृत होने के कारण ब्लड कैंसर हो गया। तो वो भी भ्राजक पित्त को ही मतलब हमें वहाँ पे ठीक करना होता है। क्योंकि भ्राजक पित्त यदि विकृत हुआ तो भी हमें मतलब ब्लड कैंसर होने की संभावना है। और ठीक ठीक उसी तरह आमाशय के जितने सारे जो मतलब गड़बड़ है, तो वहाँ पे भी भ्राजक पित्त का ही मतलब मुख्य रूप से
काम होता है। तो जैसे मतलब आमा से मतलब कि मतलब क्या-क्या मतलब विकृत हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है, चरक संहिता में चरक जी ने ऐसा कहा है कि जिनका मतलब भ्राजक पित्त विकृत हो जाता है, तो नाभि से लेकर के सीना तक मतलब छाती तक वो सारे जो अंग है, वो धीरे-धीरे उसको मतलब सबसे पहले वो समान वायु को विकृत करता है, अपान वायु को विकृत करता है, भ्राजक पित्त। और फिर धीरे-धीरे वो क्या करता है, व्यान वायु को विकृत हो जाता है। व्यान वायु विकृत हो जाता है तो अपान वायु, समान वायु अपने-अपने काम में लग जाते हैं। फिर उसके बाद में बयान वायु मतलब जैसे कि मतलब आप इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोगों ने मतलब हिंदी फ़िल्म में मतलब ज़्यादा देखा होगा। कब मतलब पहले मतलब पुराने फ़िल्मों के बाद मतलब बात करें एक फ़िल्म है अमर अकबर एंथोनी अभी मतलब ध्यान में आ रहा है। उसके हिसाब से मतलब बता देते हैं कि क्या नाम है उसका प्राण वो अभिनेता का। वो आता है कहीं पे जाता है और वो मतलब कादर खान नहीं, संभवतः अमजद खान अमजद खान मतलब उसके मालिक को मतलब चाकू से भोंस लेता है। कादर खान वहाँ से मतलब कैमरे से फ़ोटो खींच लेता है और वो मतलब वो जब आ जाता है कौन? ये प्राण जब आ जाता है तो अमजद खान वो अंदर छुप जाता है और प्राण मतलब देखता है कि मालिक को मतलब किसी ने चाकू भोंस लिया है और उसने मतलब क्या करता है चाकू को मतलब निकाल लेता है, अपने हाथ में ले जाता है। और उन्होंने मतलब पहले से मतलब ऐसा करते हैं कि पुलिस वाले के साथ में उनका मतलब थोड़ा कुछ होता है, तो फिर प्राण को ही मतलब हथियारा पकड़ के सारे ले जाते हैं। और कादर खान, अमजद खान पूरा एकदम मतलब साइड हो जाते हैं। मतलब वो अच्छे हो जाते हैं और ये निर्दोष है फिर भी फँस जाता है। ठीक उसी तरह अपान वायु और समान वायु को ये दोनों को वायु को मतलब विकृत करने वाला भ्राजक पित्त है। और जब ये उसमें व्यान वायु आकर मतलब आकर के मिल जाता है, मतलब जब वहाँ पे प्राण पहुँच जाता है, मतलब अभिनेता जैसे प्राण वहाँ पे जब पहुँच जाता है, तो अपान वायु और समान वायु दोनों साइड हो जाते हैं। फिर उसमें उसका जो आरोप है, मतलब दोष का जो आरोप है, वो व्यान वायु के ऊपर आ जाता है। फिर व्यान वायु क्या होता है कि पूरे शरीर में फिर वो विकृत होकर के फैलता जाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में घमौरिया हो जाती है, या तो पूरे शरीर में लिवर सोरियासिस हो जाता है, या तो पूरे शरीर में हमारे मतलब दाँत खाज खुजली होने लगता है, या तो कोई ना कोई इन्फेक्शन होने लगता है, या तो सफ़ेद जो दाग होता है वो फैलने लगता है, या तो फिर पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, बराबर बना रहता है, वो मतलब ठीक नहीं होता है। मतलब ये व्यान वायु का विकृत होने के कारण मतलब ये हो जाता है, मतलब व्यान वायु को विकृत किया जाता है। परंतु लोग क्या करते हैं उसमें व्यान वायु को चिकित्सा करने लगते हैं। तो परंतु वहाँ पे व्यान वायु को चिकित्सा ना करते, वहाँ पे भ्राजक पित्त को चिकित्सा करना चाहिए। तो भ्राजक पित्त का चिकित्सा देने के लिए वहाँ पे सबसे सरल जो काम है, आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है सिद्धिस्तान में कि वो बस्ती है। जब तक आप उसमें बस्ती नहीं करेंगे, आप कितना भी औषधि सेवन करेंगे, हो सकता है कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाए, परंतु कुछ कालांतर में आज नहीं तो कल या तो 1 साल या तो 5 साल के बाद में फिर से वो रोग मतलब जो है वो सर मतलब मतलब ऊपर उठाएगा। मतलब कहने का अर्थ है आपको कारण नष्ट करना है। तो चरक जी ने कहा है कि उसमें आपको कोई भी औषधि नहीं देना है। जो सकुशल वैद्य होते हैं, जिसे यश की प्राप्ति होती है, ऐसा चरक जी ने कहा है। उसका मतलब पहला कर्तव्य है, ऐसे रोगी को कोई भी औषधि ना देवे। यदि वो पंचकर्म के लिए तैयार रहे, तो उसको पंचकर्म कराएँ या तो उसको मतलब बिल्कुल औषधि ना दे करके उसको बोल दीजिए कि इसकी औषधि मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा चरक जी ने स्वयं चरक संहिता में कहा है। इसके मतलब ध्यान देने वाली बात है। परंतु जो मतलब पैसे के लालच में आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ, इसका औषधि है मेरे पास ले लो, ऐसा करके वो बता देते हैं। परंतु ऐसे मतलब चिकित्सकों के लिए चरक जी ने बहुत मतलब क्या बोले अभी मतलब हमारे मुँह से नहीं निकलता है। आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो वो सब आपको समझ में आएगा। वास्तव में चरक जी ने क्या कहा है ऐसे वैद्यों के लिए। तो जो भी है तो ऐसा मतलब कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो हमारा जो स्त्रियों के पेल्विक मतलब होता है, जिसको श्रोणि कहा जाता है, ये पुरुषों में श्रोणि नहीं होता है, केवल स्त्रियों में होती है। तो सुश्रुत जी ऐसा बताते हैं कि जो स्त्रियों के श्रोणि होते हैं, गुदा भाग के मतलब ऊपर और नाभि के मतलब जो नीचे मतलब नाभि के नीचे और गुदा भाग के ऊपर जो श्रोणि होता है, वहाँ पर भी मतलब जो भी मतलब विकृत होता है, तो ये भ्राजक पित्त का ही मतलब वहाँ पे काम होता है। मतलब आपको मैं केवल उसका भ्राजक पित्त का काम समझा रहा हूँ। आप लोग ये ना सोचे कि मैं आपको भ्राजक पित्त का विकृत होता है तो ये हो जाता है, वो होता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ। विकृत होता है तो उसका क्या कारण है, क्या हेतु है, वो सब मतलब बाद में उसका चर्चा करेंगे। मतलब उसका काम क्या है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको उसको मतलब बता रहा हूँ। कि ये वहाँ-वहाँ मतलब इन-इन अंगों पर भ्राजक पित्त का काम रहता है, मतलब वो काम करता है, इसका कार्यालय है, ऐसा समझ लीजिए। तो जो मतलब स्त्रियों का जो श्रोणि है, आजकल मतलब देखने को ये भी मिलता है कि ओवेरी में मतलब सिस्ट है या तो गर्भाशय में फाइब्रॉइड है, मतलब रसोली है, ऐसा मतलब देखने को मिलता है। तो कभी-कभी हम क्या करते हैं कि उसको मतलब ठीक करने के लिए औषधि देते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उससे फिर ठीक नहीं हो जाता है। तो समझ में आ जाता है कि इसमें भ्राजक पित्त का ही भूमिका है।
तो फिर जब उसमें भ्राजव पित्त को ठीक करने के लिए बस्ती देते हैं, तो बस्ती में फिर वो धीरे-धीरे वो ठीक होने लगता है। तो ये मतलब चरक जी की बात जो है, जो उन्होंने उस समय बताई थी, जिस समय कोई यंत्र नहीं था, उस समय कोई मतलब कोई ऐसा आविष्कार नहीं था, कोई तकनीकी नहीं था। फिर भी उन्होंने उन्होंने ये बात कैसे मतलब उन्होंने बताया? कैसे मतलब उनको मालूम पड़ा? ये तो सोचने का विषय है। इस विषय पर अनुसंधान का होना चाहिए। परंतु आजकल मतलब क्या करते हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। अरे जिसने सर्च किया पहले उसकी बात तो पहले समझ लो। रिसर्च तुम तो मतलब रिसर्च कर रहे हो, सर्च नहीं कर रहे हो। परंतु उनको लगता है कि नहीं, नहीं हम तो मतलब पूरा आविष्कार कर रहे हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं और उनको लगता है कि हम आविष्कार कर रहे हैं और मतलब लोगों को बता रहे हैं कि हम आविष्कार कर रहे हैं। अरे भई तुम आविष्कार करने को मतलब तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? इतनी शक्ति कहाँ है? आविष्कार तो पहले से हो चुका है। तुम केवल उसके ऊपर अनुसंधान कर सकते हो, उसके ऊपर मतलब गवेषणा कर सकते हो। उसका मतलब कैसे है वो प्रमाण है, मतलब उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए तुम उसपे मतलब केवल प्रयोग कर सकते हो। बस केवल तुम्हारे हाथ में इतना ही है, उससे अधिक कुछ नहीं है। तुम कोई मतलब ऐसा कोई महापुरुष दिव्य दिव्य आत्मा नहीं हो, कोई ऐसे कोई मतलब महात्मा नहीं हो कि तुम आविष्कार कर दोगे। आविष्कार करने का केवल जो अधिकार होता है, जो शक्ति होती है वो दिव्य आत्माओं के पास में होती है। साधारण लोग मतलब उसमें केवल गवेषणा कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, उसमें कोई आविष्कार नहीं कर सकते। ये मतलब बात है। परंतु कुछ साधारण लोगों को ये थोड़ा मतलब महामारी जैसा भूत मतलब उनके दिमाग में मतलब मस्तिष्क में छाया रहता है। तो उनको लगता है कि नहीं, नहीं हम आविष्कार करते हैं। तो बात अलग है। ठीक उसी तरह पक्वाशय और आमाशय के बीच में मतलब जो है, वहाँ पर भी ये भ्राजव पित्त का बड़ा ही मतलब भूमिका है। तो भ्राजव पित्त में जब मतलब विकृत हो जाता है ये, तो वो उस स्थान भी मतलब विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह नाभि में, आमाशय में और मतलब पसीना में यदि दुर्गंध आती है, तो भी मतलब भ्राजव पित्त का ही मतलब विकृत होने के कारण आती है। इसके लिए भ्राजव पित्त को सही रखेंगे, तो पसीना में कभी भी मतलब दुर्गंध नहीं आएगा। ये आपको मतलब ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह ये रक्त के मतलब काम करता है और चक्षु के भी मतलब ऊपर काम करता है और सारे शरीर में हमारा जो त्वचा है, यानी जो चर्म है, जिसको हम मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ढक्कन की तरह मतलब रखा गया है। मतलब परमात्मा ने, प्रकृति ने हमारे शरीर को ये मतलब ढक्कन मतलब घोड़ा है, तो आवृत किया है। तो इसके लिए ये जो जितने सारे त्वचा है, उन त्वचा के ऊपर भी इसका भ्राजव पित्त का ही मतलब काम रहता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इतने सारे जगहों के ऊपर वो काम करता है। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब काम करता है मतलब वहाँ पे कोई काम करता है? ऐसा नहीं है। मतलब जैसे कोई होता है ना कि कोई मतलब मैनेजर होता है, कि कोई कंपनी का मैनेजर, वो इधर-उधर देखते हैं काम कैसा चल रहा है, उधर जाके देखते हैं कोई कोई काम कैसा चल रहा है, फिर आगे देखते हैं कि काम कैसा चल रहा है। तो ये जो भ्राजव पित्त है, ये हमारे शरीर का मैनेजर है। ये आपको मतलब समझना है। तो मैनेजर यदि मतलब कड़क नहीं रहेगा, तो सारे कर्मचारी ढीले पड़ जाएँगे। क्योंकि मालिक तो मतलब नहीं देखने जाएँगे कि मेरे कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, मतलब मेरा प्रोडक्शन कैसा मतलब हो रहा है। ये तो उसका मैनेजर का काम है देखने का। यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके थोड़ा डाँटने का, और कोई काम कर रहा है उसे शाबाशी दे करके और करो, अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो और अच्छा से करो। तो मालिक तुम्हारे मतलब ऊपर तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, उन्नति कर देंगे, तुम्हारा पदोन्नति हो जाएगी। तो इससे प्रेरणा मतलब देना, ये मैनेजर का ही काम होता है। तो ये जो मतलब मैनेजमेंट काम करने का जो काम है, ये भ्राजक पित्त का ही है। ये सबसे इसका मतलब जो मैनेजमेंट के जो है ना, मैनेजिंग करना, ये सबसे बड़ा गुरुत्व वाला काम है। मतलब जो बोलते हैं ना कि गुरुदायित्व, ये सबसे बड़ा गुरुदायित्व वाला काम है। इसमें थोड़ा-सा यदि गड़बड़ हुआ, तो सारे कंपनियों के मतलब जितने सारे कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे वो आंदोलन करने के लिए, विद्रोह करने के लिए बैठ जाएँगे। ये आपको मतलब पता है आज के मतलब ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, चाहे फ़िल्मों में हो या तो फिर किसी कंपनियों में भी हो, ये आंदोलन मतलब जारी ही रहता है ऐसा। तो मैनेजर का यदि थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ, तो फिर वहाँ पे आंदोलन मतलब सारे कर्मचारी करने लग जाते हैं। तो इसके लिए यदि आपका भ्राजव-पित्त सही रहेगा, तो फिर कोई आपके शरीर में आंदोलन नहीं करेगा। यदि भ्राजव-पित्त मतलब यानी कि मैनेजर यदि सही रहता है, तो कंपनी बहुत अच्छा चलता है। मतलब कंपनी का केवल उन्नति ही उन्नति होता है। यानी कि आपका शरीर का भी मतलब उन्नति ही उन्नति होगा, विकास ही विकास होगा, आत्मा का प्रकाश और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये मतलब इसका मतलब सूत्र है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। ठीक उसी तरह नाभिक क्षेत्र में इसका जो मतलब जो ड्यूोडेनम का जो मतलब जिसको बोलते हैं, या तो हम यदि शरीर स्थान की तरह आयुर्वेद के हिसाब से देखें, तो ग्रहण इधर जो नाड़ी होता है, ग्रहण नाड़ी मतलब छाती के बीच से लेकर के मतलब नाभि तक जो स्थान होता है, उस स्थान में मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत भी मतलब उस मतलब क्षेत्र में आते हैं, लाइन पे उसी रेखा में आ जाते हैं।
तो ये जो छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में ये जा करके कभी कभी विश्राम लेता है। मतलब इसका जो घर होता है कि जैसे मतलब आप कहीं पे दुकान में जाते हैं या तो काम पे जाते हैं, काम करते हैं दिन भर, रात में आके विश्राम लेते हैं। तो ये जो भ्राजक पित्त जो विश्राम करता है, ये छोटी आंत बड़ी आंत के पास में छोटी सी जगह है, ग्रहणीधर कला जिसको बोलते हैं, या तो पित्तधर कला भी कहा जाता है। तो वो इसका विश्राम का स्थान है। तो वहां पे ये जाकर के विश्राम करता है। तो यदि वो स्थान यदि विकृत हो गया, तो समझ लीजिए कि भ्राजक पित्त आपका विकृत हो जाएगा। मतलब आप यदि घर पे विश्राम करने के लिए आए, अभी गर्मी का मौसम है और आपके बिजली चली जाएगी, फिर आप कैसे सोएंगे? घर में तो फिर गर्मी गर्मी लगेगा। और मान लीजिए आपके घर में एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, और मतलब ऐसे कूलर भी है, मतलब फिर बिजली चली जाएगी। आपने मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टर बैटरी जो बोलते हैं, वो भी आपके पास नहीं है। फिर तो आप मतलब पसीना पसीने से पूरा नहा जाएंगे। फिर क्या करेंगे? तो वहां पे मतलब जो है ठीक उसी तरह भ्राजक पित्त यदि जिसका ग्रहणीधर कला पित्तधर कला बिगड़ जाते हैं, या तो जिसका जिसको शरीर में ग्रहणी हो जाती है, मतलब ग्रहणी संग्रहणी रोग हो जाता है, या तो संग्रहणी जिनका विकृत हो जाता है, तो देखेंगे कि उनके शरीर में भ्राजक पित्त जनित मतलब कोई ना कोई समस्या मतलब निश्चित रूप से होती है। तो क्या क्या समस्या हो सकती है? या तो पसीने से संबंधित कोई पसीना मतलब समस्या हो सकती है, या तो फिर रस से संबंधित कोई समस्या हो सकती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, या तो फिर लसिका के संबंधी मतलब कोई समस्या हो सकती है। मतलब उनके शरीर में लाइपोमा हो सकता है, या तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेस्ट ट्यूमर हो सकता है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ट्यूमर हो सकता है, होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि हो गया होगा या तो हुआ ही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब होने की संभावना है। मतलब या तो इतने सारे जो मतलब समस्या है, इनमें से कोई एक समस्या तो होगा ही होगा। फिर आपको वहाँ पे क्या करना है, ये समस्या का हल ना करते हुए आपको क्या करना है, भ्राजक पित्त को ठीक करना है। या तो फिर ग्रहणी हो गया है तो ग्रहणी को ठीक कर देना है। तो ये जो समस्या है, ये अपने आप में समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरह यदि किसी को बार-बार खुजली हो रही है, या तो कोई-कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं जैसे ही मतलब धूप में निकलता हूँ, तो मुझे पूरा खुजली होने लगता है। तो हमने केवल उनको ये किया कि कुटच अरिस्ट के साथ में हमने त्रिफला अरिस्ट का मतलब सेवन करने के लिए दे दिया। तो 1 महीना, 1.5 महीने बाद में उसका जो खुजली है वो ठीक हो गया। तो परंतु वो त्रिफला अरिस्ट तो मतलब कुटच अरिस्ट वो तो दोनों खुजली के मतलब शांत करने वाले नहीं थे। फिर वो कैसे शांत हुए? वो इसलिए शांत हो गए क्योंकि वो ग्रहणी मतलब उनका जो ग्रहणीधर कला, पित्तधर कला विकृत था, वो ठीक हो गया। तो वो ठीक हो गया तो ये खुजली भी ठीक हो गया। तो कहने का अर्थ है जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि रोग का कारण को खोजो, कारण नष्ट करो। तो एक-एक रोग के कई सारे कारण हैं। तो हर बार मतलब हमारे दिमाग में मतलब आएगा, बुद्धि में मतलब याद रहेगा, ये भी मतलब संभव नहीं है कि इस विषय में आपको एक छोटी-सी कथा सुनाता हूँ। तो मतलब एक सच्ची घटना है। मेरे गुरुदेव ने मतलब मुझे एक कथा सुनाई थी। ये तब की बात है जब मतलब जब रोगी चिकित्सा करना जब हम मतलब आरंभ किया था। लगभग 2006 की मतलब बात है। नहीं 2006 नहीं 2005 की बात है। 2005 की बात है। उस समय लगभग सर्दी का मौसम रहा होगा। पौष या माघ का महीना ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक से ध्यान नहीं है, लगभग माघ ही होगा। तो जब हमने पहला दिन था हमारा चिकित्सा करने का, हमारे गुरुदेव जी के सामने ही सानिध्य में चिकित्सा कार्य आरंभ किया था। और वो जगह था मतलब ऊंझा। ऊंझा में एक नगर था जिसका नाम है श्रीहरि नगर। तो श्रीहरि नगर में हमने सबसे पहला आरंभ किया था उस दिन चिकित्सा। तो मेरे गुरुदेव जी ने मुझे पहला गुरु मंत्र ये दिया था कि देखो मैं तुम्हें एक मतलब सूत्र बताता हूँ कि आयुर्वेद में कैसे मतलब चिकित्सा किया जाता है और नाड़ी कैसे मतलब नाड़ी की गति को कैसे मतलब पूरी तरह से समझना होता है। तो फिर बोले बोले कि बताइए, हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आयुर्वेद में कैसे मतलब वैद्य को अपना बुद्धि लगाना होता है। जो जितना बुद्धिमान होगा, वो उतना ही रोगों का नाश कर सकता है। बोला कैसे हो सकता है वो बताइए? बोला कि उन्होंने कहा कि मतलब एक राजा था, एक राज्य था। और जो भी मतलब ये कहानी आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको एक मार्गदर्शन करेगा, मतलब पथ प्रदर्शक होगा और आपको नई दिशा दिखाएगा आपके जीवन में। इसके लिए ये मतलब छोटी-छोटी कथा भी बताना परम आवश्यक है। आप इसको मतलब समय नष्ट, समय व्यर्थ ये ना समझिए, टाइम पास मत समझिए। ये आपके जीवन में एक नई दिशा देगी और दशा भी बदल देगी। तो उन्होंने मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया था आचार्य मतलब आदरणीय चंद्रकांत जी ने कि एक राजा था और उसके राजा के दरबार में कई सारे ज्योतिषी थे। और ज्योतिषी थे, वैद्य भी थे और राजगुरु भी थे और बहुत सारे मतलब प्रधानमंत्री, बहुत सारे मंत्री थे और उनका राज्य कार्य में बहुत अच्छा मतलब चल रहा था। राम राज्य जैसा मतलब प्रतीत होता था। एक दिन मतलब हुआ यूँ कि उनमें से उनके दरबार का एक ज्योतिषी जो है वो वृद्ध हो चले थे। मतलब वो वृद्ध अवस्था में पहुँच गए थे। तो उन्होंने सोचा कि मतलब मैं अपने पुत्र को पूरा पारंगत बना दूँ मतलब ज्योतिष विद्या में।
तो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि मतलब केवल वृद्धावस्था में मतलब उन्होंने किया, मतलब जब से मतलब बच्चा उनका बेटा मतलब धीरे-धीरे बड़ा होने लगा, तो उन्होंने ज्योतिष विद्या उन्हें धीरे-धीरे सिखाना बताना आरंभ किया। तो जब वृद्ध हो चले तो उन्होंने एक दिन मतलब बोला कि समझ लिए कि हाँ, मेरा पुत्र अभी पारंगत हो गया। सारे मतलब ज्योतिष सूत्रों को, क्योंकि ज्योतिर्विद्या भी एक तरह से सूत्र के आधार पर है। ऐसा आपको मतलब नहीं मतलब नहीं मिला होगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि हम सत्यवान हैं, तो हम किसी ज्योतिष विद्या के पास गए, तो ऐसा किसी ज्योतिष के ग्रंथ में नहीं लिखा होगा कि सत्यवान नाम का कोई व्यक्ति है और वो ब्रह्मपुर से ओडिशा से आएगा और वो इतने समय के इतना दिनांक में आएगा और उसके मतलब ये समस्या होगी और तुम ये बता देना तो ठीक हो जाएगा। ऐसा ज्योतिष ग्रंथ में नहीं लिखा है। वो तो ऐसा लिखा रहेगा कि लिखा रहेगा कि ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति इस दिशा से कोई आने लगे, तो इस दिशा से यानी कि आपको मतलब दिशा आपको तय करना है। उन्होंने मतलब ग्रंथ में दिशा मतलब बता दिया। पूर्व दिशा से ये समय में कोई आएगा, तो उसको ये समस्या रहेगी। पश्चिम दिशा से यदि कोई व्यक्ति आएगा, तो उसको ये समस्या रहेगी। मतलब ये दिशा से आएगा तो उसमें ये समस्या रहेगी। ये समय में ये दिशा से ये लग्न में आएगा, तो उसको ये समस्या रहेगी। ऐसा सूत्र के रूप में मतलब वहाँ पे बताया गया है। तो आयुर्वेद में भी सूत्र के रूप में ही मतलब बताया गया है। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि मैंने ज्योतिष विद्या के सारे सूत्रों को समझा दिए, इसने धारण कर लिया। अब ये पारंगत ज्योतिर्विद मतलब ज्योतिर्विद हो गया है। तो वो राजा के दरबार में गए, बोले कि हे महाराज, मैंने अपने पुत्र को अपने जीवन काल में सारे सूत्रों को बताते हुए, समझाते हुए और इसको पारंगत विद्वान मतलब ज्योतिर्विद बना दिया है। अब आप इसे राज दरबार में स्थान दीजिए और मुझे अवकाश दीजिए। मैं वो अवकाश लेना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ, वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ और अपने घर गृहस्थी में या तो मतलब थोड़ा देखना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, अच्छी बात है, यदि तुम संन्यास लेना चाहते हो राज दरबार से, परंतु तुम अपने पुत्र को यहाँ पे बिठाना चाहते हो गद्दी पे तुम्हारे आसन पर, हम तुम्हारे पुत्र की छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम थोड़े मतलब अभी अभी आते हैं। ऐसा बोल के राजा आसन से उठ गए और मतलब कुछ समय के बाद में वो पुनः मतलब लौट करके आए, अपने आसन में आ गए, बैठे राजा सिंहासन पर। और उस मतलब ज्योतिर्वेद के जो पुत्र थे, उन्हें संबोधित करते हुए बोले कि हे ज्योतिष के पुत्र, मतलब ऐसा पहले संबोधन करके बताया जाता था कि हे जो ज्योतिर्वेद के पुत्र, अब तुम बताओ कि मैं अपने हाथ में मतलब मुट्ठी बांध रखा है, मैंने अपने हाथों को मुट्ठी मतलब बांध रखी है। अब तुम बताओ मेरे हाथ में क्या है? तुम अपने ज्योतिर्वेद के गणना के आधार पर, सूत्रों के आधार पर बताओ बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? तो उन्होंने बोला ठीक है मणिमा, मतलब महाराज मैं अभी तुरंत बताता हूँ। तो उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने मतलब लग्न निकाला और लग्न निकाल करके लग्न स्फुट निकाला और उसका मतलब जो भी है उसका जो घटी होता है, फिर लिता होती है, विलिता होती है, जो भी होता है, उसको मतलब उसका निकाला और निकाल करके राज्य का नाम, राजा का नाम और वहाँ पे दरबार का जो स्थान द्रकाण होता है, वो भी उसमें मतलब डाल करके उन्होंने बताया कि महाराज, मेरी विद्या ये बता रही है कि आपके हाथ में किसी प्रकार का धातु है। चलो राजा ने बोला हाँ, आपने तो बिल्कुल मतलब सही बात बताया है, परंतु है क्या वो बताओ। तो बोले ठीक है, मैं मतलब महाराज मुझे और थोड़ा समय दीजिए। बोले कोई बात नहीं, आप पूरा दिन भर समय ले लो, तुम तो मतलब मुझे बताना ही है, मतलब तुमको बता करके ही जाना है। तो फिर मतलब उस पुत्र ने मतलब जो नए अब मतलब राजदरबार में बैठे थे, फिर से उन्होंने मतलब कोई सूत्र, अलग से सूत्र उसमें डाला, अलग से मतलब फिर सूत्रों को डाल करके उन्होंने फिर मतलब बोले कि महाराज, आपके हाथ में जो है, जो द्रव्य है, जो वस्तु है, वो अंदर से मतलब खाली है और वो गोलाकार है। अंदर वो मतलब पूरा खाली है। बोले कि हाँ, बिल्कुल तुमने तो सही बात बताया, परंतु इसमें मतलब है क्या वो तो बताओ। फिर मतलब ऐसा है, फिर मतलब उन्होंने फिर आगे मतलब और कोई दूसरा सूत्र मतलब उसमें डाला और सूत्र डाल करके उन्होंने आगे बताया कि महाराज, मतलब ये मतलब आप क्या है, मतलब वेद में नहीं लिखा है, परंतु मुझे लगता है कि आपका जो हाथ में है ना, वो चक्की है, जो चक्की मतलब जो चक्की पीसते हैं, तो मतलब उन्होंने मतलब सोचने पे मतलब कि इसमें मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? क्योंकि फिर उन्होंने मतलब देखा कि हाँ, पूरे दुनिया भर में मतलब उनके घर में चक्की था, वो चक्की से मतलब वो गेहूँ पीसते रहते थे। तो बोले हाँ, चक्की मतलब धातु का होता है, क्योंकि वो पत्थर जैसे धातु का होता है और अंदर तो खाली होता है और वो गोलाकार होता है। तो उन्होंने मतलब क्या बोला कि आपके हाथ में चक्की है। तो बोले कि राजा ने फिर मतलब अपने हाथ खोल करके दिखा दिया। बोले मैंने तो केवल सोने की अंगूठी मतलब धारण किया था, मतलब छुपाया था, रखा था, और तुम चक्की मतलब कैसे बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि महाराज, मेरे बुद्धि में ये आया, मस्तिष्क में ये आया कि सबसे पहले ये निकला कि धातु है। तो पत्थर भी तो धातु होता है, क्योंकि वो सारे धातु का उद्गम स्थल होता है।
फिर मतलब उसमें निकला कि वो गोलाकार है और अंदर से वो मतलब खाली है, मतलब अंदर का भाग खाली है। तो चक्की भी मतलब गोलाकार होता है, अंदर खाली भी होता है। तो फिर राजा ने बोला, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि चक्की को कोई मतलब मनुष्य हाथ में मुट्ठी में कैसे मतलब पकड़ सकता है? बोले, हाँ, ये तो मैंने अपनी युक्ति में मतलब बुद्धि में सोचना मतलब मैंने छोड़ दिया। मतलब सोचा ही नहीं कि मतलब चक्की को मतलब कैसे मतलब आ सकता है, चक्की का जो ऊपर का भाग है, वो हाथ में कैसे आ सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सोचने का प्रयत्न ही नहीं किया। सोचा सोचा होता तो संभवतः ये मैं बोल देता कि आपके हाथ में किसी प्रकार का हीरे का या तो सोने का या तो चांदी का कोई अंगूठी है, ऐसा मैं कह सकता था। परंतु उस समय मेरे बुद्धि में आया ही नहीं ये बात। तो आयुर्वेद का भी जो मतलब चिकित्सा है, कारण को खोजना, चिकित्सा बताना, ये सब मतलब ऐसा ही है। आयुर्वेद में मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति इस समय, इस दिन मतलब ऐसे मतलब रोग मतलब लेकर के आएगा और तुम ये बता देना तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है नाम के हिसाब से। वो तो मतलब वहाँ पे सूत्रों के आधार पर बताया गया है। उन एक-एक सूत्रों का आपको समझना है और धारण करना, याद रखना है और उसी सूत्रों के आधार पर आपको चिकित्सा करनी है। उसके कारण को पकड़ना है और कारण को नष्ट करना है। और इसके लिए सबसे जो पहला है, चरक जी ने भी मतलब बताया गया है कि आयुर्वेद में चतुष्क अध्याय मतलब नाम के एक अध्याय है चरक संहिता के सूत्र स्थान में। उसमें कहा गया है कि चिकित्सा के 4 चरण होते हैं और यदि ये चारों चरण यदि सही रहे, तो जाके चिकित्सा सिद्ध होती है। नहीं तो फिर वो चिकित्सा कभी सफलता नहीं होती। और वो चारों चरण के हैं क्या है? तो पहला चरण रोगी स्वयं है, दूसरा चरण वैद्य है, तीसरा चरण औषधि है, चौथा चरण परिचारक या तो परिचारिका है। जब ये चारों चरण यदि सही-सही रहेंगे, तब जाके चिकित्सा में आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे मतलब आयुर्वेद का मतलब कुछ है। तो ठीक उसी तरह आपको मतलब भ्राजक-पित्त में भी हम धीरे-धीरे सब एक-एक विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। और ये जो मतलब आपने मतलब कहानी बताई है, ये नाड़ी के ऊपर भी चलती है मतलब बात है। हम जैसे मतलब नाड़ी को मतलब पकड़ते हैं, तो वो नाड़ी हमको नहीं बता देती कि उसका मतलब यकृत में खराबी है, उसका प्लीहा में खराबी है, उसका ये खराबी है। वो नाड़ी की गति होती है। तो ऐसे नाड़ी की 64 प्रकार की गति होती है। तो उन 64 प्रकार की जो गति होती है, उन गतियों को आपको मतलब उनके चालों को मतलब गति की चाल होती है, गति होती है। उन गतियों को आपको अपने दिमाग में याद करके बिठा लेना होता है। हाँ, ये गति का नाम ये है, ये गति का नाम ये है। अच्छा, उनके मतलब शरीर में मतलब उनका मतलब शरीर कैसा दिख रहा है? ये काले हैं या मोटे हैं? ये मतलब या तो मतलब ये उनका मतलब जैसे मतलब हमने एक रोगी प्रपन्न बनाया हुआ है, तो जब मतलब हम नाड़ी देखते हैं तो उनके शरीर को भी मतलब देखना पड़ता है कि उनकी उँगलियाँ कैसी है, उनके पैर कैसे हैं, उनका छाती कैसा है, उनका पेट कैसा है, उनका गला कैसा है, उनके दाँत कैसे हैं, उनके जीभ कैसे है, उनकी आँखें कैसी है, उनके कान कैसे हैं, उनके नाक कैसे है, उनके बाल कैसे हैं, उनके हाथों की उँगलियाँ कैसी है, उनके नाखून कैसे हैं और वो मतलब बात करते हैं तो उनका स्वर कैसा है और उनके जब साँस लेते हैं तो उनका छाती में मतलब उभरा हुआ आता है कि नहीं? मतलब वो साँस फूलता है कि नहीं? वो सब मतलब वो जब मतलब चलते हुए आकर के मतलब हमारे पास बैठते हैं, तो उनकी गति कैसे होती है, चाल कैसे होती है? और वो जब मतलब पहली बार आते हैं तो वो हमारे मतलब उनका मतलब ध्यान कैसे होता है? वो बैठते हैं तो उनका ध्यान किस ओर होता है और कैसे देखते हैं? नीचे की ओर देखते हैं जो मतलब नज़रें झुकाए देखते हैं या तो हमारे मतलब आँखों से आँखें मिला करके देखते हैं या तो ऊपर की ओर देखते हैं या तो कहीं इधर-उधर मतलब देखते हैं। ये एक-एक बात आपको मतलब सूत्र के मतलब हिसाब से आपको एक-एक बात मतलब याद रखना है और सबको जोड़ते जाना है। तो इसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है, कम से कम। मतलब एक रोगी को बताने के लिए और तब जा मतलब ये सभी सूत्रों को जब आप मतलब जोड़ देंगे, तो जो बताएँगे रोगी बोलेगा, "हाँ, हाँ, मुझे ऐसा होता है। हाँ, हाँ, मुझे ऐसा होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप ऐसा सत्य कह रहे हो, मुझे ऐसा ही होता है।" तो ये कोई चमत्कार नहीं है, परंतु इसको कुछ लोगों ने इसको मतलब कौतूहल मतलब बना करके मतलब क कर रहे हैं कि मतलब ये तो कौतूहल है, ये तो चमत्कार है, परंतु इसमें कोई कौतूहल नहीं है, कोई चमत्कार ही नहीं है। ये भी मतलब एक प्रकार से गणित विद्या ही जैसे ही है। क्योंकि उसमें आपको मतलब वात की नाड़ी को गिनना पड़ता है 30 तक, पित्त की नाड़ी को 30 तक गिनना होता है, कफ की नाड़ी को भी 30 तक गिनना होता है और फिर आपको मतलब एक-एक करके उस सूत्रों को फिर मतलब उसमें सबको बिठाना होता है। सूत्र पे मतलब सारे के सारे बैठ गए, तो बस आप जैसे मतलब कोई गणित मतलब कोई प्रश्न आपको मतलब किसी ने दे दिया, तो आप उस सूत्र के हिसाब से ही मतलब उसको हल करते हैं। यदि आपका सूत्र ही मतलब गड़बड़ हो गया या तो एक मतलब उसमें एक संख्या भी इधर-उधर हो गई, तो जो उसका उत्तर आएगा वो बिल्कुल गलत आएगा। ठीक इसी तरह ये आयुर्वेद में भी मतलब यही नियम जो है वो लागू है। तो आज का जो मतलब कहानी है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। मैंने अपने मतलब गुरु की जो कही हुई बातें हैं, आज तक मतलब मैं जब याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुवर मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे बता रहे हैं। ऐसा मैं इतना ध्यान से मतलब होकर के मतलब उसको मन में लाता हूँ। तो आप भी मतलब ऐसा करिएगा कि ये जो आज मतलब मैंने कहानी बताया है, इसको ध्यान रखिएगा
और ये ना सोचे कि मतलब सत्यवान ने बताया है। आप ये सोच लीजिए कि भगवान धन्वंतरि जी ने बताया है, चरक जी ने बताया है, सुश्रुत जी ने बताया है। और कभी भी और एक मतलब बात है, आप कभी भी मतलब किसी आयुर्वेद की औषधि से ठीक करते हो, तो आप उसका मतलब अपना श्रेय मतलब अपने आप को श्रेय मत दीजिएगा। वहाँ पे बोलिए ये तो चरक जी ने बोला था, सुश्रुत जी ने बोला था, बस मैंने केवल उनकी बात को केवल तुम तक पहुँचा दिया। बस इतना सा ही तो काम किया है मैंने। इतने इसमें मतलब इसमें मेरा कौन-सा बड़ा श्रेय है? तो जब आप ऐसे मतलब बात बोलेंगे, तो आपके मन में कभी भी अहंकार का स्थान नहीं होगा। तो अहंकार नहीं होगा, फिर आपके मतलब कभी भी विनम्रता कमी नहीं होगी और आपका पतन कभी नहीं होगा। जिसके कारण आप आयुर्वेद में और थोड़ा मतलब रुचि बढ़ती जाएगी। और कोई-कोई लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद तो पढ़ने की इच्छा है, परंतु जैसे ही ग्रंथ को खोलते हैं, मतलब हमारा मन मिट जाता है, मतलब इच्छा नहीं होती, बोरिंग लगता है, मतलब विरक्त भाव आने आने लगता है। विरक्त भाव इसलिए आने लगता है क्योंकि वो अपने आप को श्रेय देने लगते हैं। आयुर्वेद को श्रेय देने की उनकी इच्छा नहीं होती, इसलिए आयुर्वेद उन्हें सहारा नहीं देती, आश्रय नहीं देता या तो फिर उन्हें सहायता नहीं करती। इसके लिए आप आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए, आयुर्वेद आपको बढ़ाएगी। तो ठीक है, आज तो काफ़ी समय हो चुका है, 9:50 होने लगा है। तो आज समय की सीमा को देखते हुए हम आज की व्याख्यान को यहीं पे विराम देते हैं। तो कल के सत्र में फिर हम मतलब जुड़ेंगे और भ्राजक का आज तो केवल मतलब कुछ कर्म बताए हैं और उसका कार्यालय मतलब बताए हैं और उसका विश्राम का स्थान बताया है। आगे के विषय में हम आने वाले सत्र में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और भ्राजक पित्त को और एक मतलब मैं आपको एक सूत्र रहस्य बता दूं यहाँ पे। जो भ्राजक पित्त को यदि मतलब सिद्ध कर लिया, ठीक कर लिया, तो जो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद मतलब आपने कहीं पे भी मतलब देखा होगा रामायण में, महाभारत में, श्री कृष्णा में कि जो अंतर्धान हो जाते हैं, तो आप भी अंतर्धान हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उसको आपको भ्राजक पित्त को सिद्ध करना पड़ेगा। आप मतलब ये आप लोग ये मत सोचिए कि सत्यवान कुछ भी बोल देता है, कहीं से भी आ जाता है, तो बोल करके चला जाता है, कितना फेंकता है। ये रिकॉर्ड भी बाद में जो सुनेंगे, उनको ऐसा लगेगा सत्यवान फेंकने में मतलब बहुत चतुर है। परंतु ये फेंकने वाली बात नहीं है, ये सत्य है, परम सत्य है। और मेरी अंतर्मन से यही इच्छा है कि आप लोग भी आयुर्वेद में जो वर्णित है, आप उसका एक-एक नियम का पालन करें। और जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि मतलब द्वाविंश सिद्धि प्राप्तेषु आयुर्वेद प्रश्न था। मतलब 22 सिद्धि को सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपका मनुष्य जन्म जो है मतलब प्राप्त हुआ है। इसके लिए उसको पुरुषार्थ करिए और धर्म, अर्थ, काम को मतलब प्रतिफलित करके मोक्ष का अधिकारी बनिए। ये आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है। तो आप इसके लिए मतलब आगे बढ़ते रहिए और ठीक है, बस इतना कहते हुए मैं अपने आप को विराम देता हूँ। आप सबको राम राम। किसी को यदि मतलब ऐसे भी समय हो गया है, फिर भी 2-3 मिनट, 3-4 मिनट ले लेते हैं। यदि किसी को मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो तो कोई बात नहीं। राम राम। जी अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए। जी जी, अभी जो आपने कहा भराचक पित्त की सिद्धि के बारे में, जो अंतर ध्यान जी, आपने बोला, तो मतलब जी। सिद्धि कर लेगा तो क्या कहने का मतलब है, आप अंतर ध्यान बोल रहे हैं मतलब कि व्यक्ति का शरीर विलीन हो जाएगा ये अंतरिक्ष में, मतलब कि हड्डियां, शरीर, त्वचा सब खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? खत्म नहीं होगी। हाँ जी। मतलब आपके शरीर में जो शरीर है वो शरीर रहेगा ही रहेगा, परंतु आपका शरीर इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आपने अपने मन में विचार किया तो आप दूसरे को दिखाई नहीं देंगे। तो सूक्ष्म होने का मतलब है जी कि हम मूल में चले गए, मूल कारण जो पदार्थ का बनने का उसमें चले गए, मतलब हड्डियां बस स्थूल रूप में नहीं रही, त्वचा स्थूल रूप में नहीं रहा, रक्त स्थूल रूप में नहीं रहा, सब सूक्ष्म हो गया, मतलब वो पदार्थ नहीं रहा, अब कुछ दूसरे पदार्थ में हम कन्वर्ट हो गए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पानी है, पानी आप देख रहे हैं, जी। पानी को जब मतलब उसमें अधिक मात्रा में शीतल किया जाता है तो बर्फ हो जाता है, जी। तो स्थूल रूप हो जाता है। परंतु जो हाँ। उसको उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप है उसका जल ही है। हाँ। जैसे कि हम सब मतलब एक आत्मा स्वरूप है, वो तो मतलब अभी बात का विषय है, क्योंकि उसके विषय में अभी चर्चा का नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। केवल रहस्य मतलब मैंने केवल रहस्य मतलब सूत्र के रूप में बता दिया है। अभी उसके जी। विषय में चर्चा तो नहीं करूंगा, परंतु आपने प्रश्न किया तो बता देता हूँ। परंतु उसी पानी को जब हम मतलब गर्म करते हैं, मतलब सूक्ष्म अवस्था में ले जाते हैं, तो क्या आपको पानी दिखता है फिर? लेकिन उसका अवस्था बदल गया ना। हाँ, नहीं दिखता हाँ पानी तो भाप में। हाँ, अवस्था बदल गया हाँ, उनका। जी, तो सूक्ष्म हो आपका गया भी जब ज्यादा। अवस्था बदल जाएगी, जब आपका मतलब शरीर जो हाँ। है स्थूलता से सूक्ष्म का अवस्था की मतलब जब चली जाएगी, तो फिर हाँ। आपको कोई नहीं देख पाएंगे, अंतर्धान हो जाएंगे। अच्छा।
तो हाँ, क्या उसमें उस स्थितियों में क्या हड्डियां ये सब अगर यदि कोई वहां पे तलवार चलाएगा तो क्या वो कटेगा नहीं वो शरीर? नहीं कटेगा। तो कुछ नहीं होगा, कुछ रक्त नहीं निकला, कोई पीड़ा नहीं होगी? जब दिखेगा नहीं तो क्या होगा? मतलब इतना मान लिया। सूक्ष्म होगा तभी ना वो मतलब बाष्प हो जाएगा। जी। तब तो घुल मिल जाएगा, मतलब कि मतलब कि कोई मतलब हाथ में कुछ हाथ में हाथ मतलब मुट्ठियों में पकड़ना चाहे हमारे शरीर को तो मुट्ठियों में पकड़ लेगा, लेकिन हम पकड़ाएंगे नहीं। मतलब वो मतलब क्या कहने मतलब है कि वो स्थूल रहा नहीं अब। वो कहीं भी घूम सकता है, फूंक मारे तो भी इधर उधर हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? जी जी कहने का जी। मतलब मिस्टर इंडिया बन जाएगा। तो भाई जी बजरंग बली की तरह उदाहरण हो जाएगा छोटा मोटा। तो इसमें फिर वो शरीर तो रहा ही नहीं, मतलब शरीर नहीं रहा, हमारा स्थूल शरीर समाप्त हो गई। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए तो शरीर तो रहेगा ही ना बाद में। क्या मनुष्य तो नहीं देख पाएगा ना, साधारण मनुष्य अगर दिए कोई अंतर ध्यान हो जाएगा ऐसे तो? तो जब इसको आप कहिएगा अभी तब ऐसा है, अंतर ध्यान हो जाएगा ना। इसको दीपक भैया अभी इसको रहस्य ही रहने दीजिए। इसको जी। इसका रहस्य मतलब खोल देंगे ना, तो लोग या तो ऐसा बोलेंगे कि दीपक भाई पागल हो गए, सत्यवान महापागल हो गया है। अच्छा भाई जी, क्या इसको हम कौन से शास्त्र में पढ़ना चाहें तो अभी देख सकते हैं आयुर्वेद के? जी, पतंजलि योग दर्शन। और आयुर्वेद का कोई शास्त्र? आयुर्वेद का यदि शास्त्र आपको देखना है तो ज्ञानार्णव। ज्ञानानंद। ठीक है। चरक संहिता में वर्णन है भाई जी? शरीर संहिता में इसमें शरीर संहिता में शरीर स्थान में वर्णन है, परंतु थोड़ी मात्रा में वर्णन है, सूत्र के रूप में वर्णन है। उसको यदि कोई समझना हो तो समझ सकते हैं। अच्छा। जी। एक छोटा सा और 1 मिनट का प्रश्न है, औरों को काम आ जाएगा। जो अपने जी वैद जी आरंभ में जो पुत्र और पुत्रियों की अपने जन्म की बात किया कि अगर दी 9 माह के बाद एक दिन भी बढ़ता है तो पुत्र होगा। तो फिर क्या हाँ केवल जो एक दिन है 9वां माह, जिस दिन पूरा होता है 9वां माह, क्या केवल हाँ उसी एक हाँ। दिन पुत्री जन्म लेगा? तो फिर एक दिन ही इंतजार करना पड़ेगा या क्या? थोड़ा हल्का सा और बता दीजिए। मतलब आपके प्रश्न ही हमारे समझ में नहीं आया। मतलब आपने कहा 9 माह पूरेगा तो पुत्री, 10 माह पूरेगा तो पुत्र। 9 माह मतलब कि जिस दिन 9वां माह मान लिया आज 9 माह पूर गया, नहीं नहीं तो क्या नहीं नहीं आज ही ऐसा केवल नहीं, पुत्री हाँ। होगा? नहीं 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 ऐसा नहीं है। मतलब 8वां महीना समापन हुआ तो 9वां महीना, जैसे आज आज क्या दिनांक है आज, एक मिनट, आज 24 दिनांक है। 24। तो मान जी लीजिए कल मतलब 24 दिनांक, 24 आज मई है ना, हाँ। 24 मई को किसी का 8वां महीना समापन हो जाता है। मतलब मासिक धर्म के आधार पर, मतलब गर्भ के मतलब जब गर्भवती हुई तो 8वां महीना समाप्त हो गया। तो 25 मई दिनांक से उसका 9वां महीना आरंभ हो गया। तो अच्छा अच्छा अगले अच्छा अच्छा। 24 मतलब 24 जून तक जो है वो उसका 9वां महीना रहेगा कि नहीं, 30 दिन का। जी 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 समझ आ तो गया। ये 30 दिन के भीतर उसका मतलब जो जन्म होगी वो लड़की होगी। 9वां महीने अच्छा में अच्छा। लड़की जन्म होती है। जी जी, मतलब जैसे ही 8 से उसका 9 माह अगले फिर के। मतलब, हाँ, हाँ जी जी, जी जी जी। अब समझ गए। जी मतलब कि वैद्य जी 8 से 9 माह के बीच में पुत्री और 9 से 10 माह के बीच में पुत्र होगा। जी जी जी। जी जी जी। जी धन्यवाद। जितने लोग जन्मे हैं, मतलब आप देख लीजिएगा, ये आपको मतलब 100% आपको सत्य ही मिलेगा। ये चरक जी का सूत्र है, हमारा नहीं है। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं क्या? क्या जी? कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। कुछ पुत्रियां 9 महीने के बाद पैदा हो सकती हैं। पुत्र पुत्रिया मतलब समझा पुत्री नहीं भैया। मतलब कुछ लड़कियां पुत्री जो है वो 9 महीने के 1-2 दिन बाद भी पैदा हो सकती हैं अपवाद में। हाँ, अपवाद में कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है। और जो 9वें महीने के बाद में 10वें महीने में यदि पुत्री जन्म होती है तो देख लीजिएगा उसमें उदंडी मतलब स्वभाव रहेगा। मतलब लड़के जैसा स्वभाव रहेगा, उनका बोल चाल चाल चलन वो सब रहेगा। और मतलब थोड़ा जिद्दी स्वभाव का रहेगा। और उसको मतलब लड़की जैसा मतलब सजना संवारना वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो ये सब मतलब गुण उसमें रहेगा ही रहेगा। यदि परंतु ऐसा कभी कभार होती है, हर बार नहीं होती। जी वैद्य जी, हमारे पड़ोस में दो को हुआ था लड़का, तो जो आपने बताया 10वें महीने के बाद मतलब 9वें महीने के बाद वही प्रोसेस से हुआ।
जी जी, ये हमने कई रोगियों के ऊपर मतलब देखा है, आजमाया है। और अभी के नहीं, हम मतलब दो इसको 2005 से आजमा रहे हैं, तो हर बार मतलब सही बैठती है। परंतु एक बार मतलब गलत बैठा, क्योंकि उसमें जुड़वा संतानें हुई। तो एक लड़की एक लड़का ऐसे मतलब होकर के जुड़वा संतानें हुई थी। और वो मतलब 9वें महीने बीत जाने के बाद में, एक सप्ताह, 9 महीना 1 सप्ताह बीत जाने के बाद में दोनों का जन्म हुआ था। तो उसमें लड़का लड़की, मतलब पहले लड़का जन्म हुआ, उसके बाद में लड़की जन्म हुई थी, ऐसा हुआ था। तो उसमें से लड़की तो मर गई बाद में। और लड़का मतलब जिंदा, मतलब जी उठा था। मतलब अभी भी वो लड़का है, परंतु वो लड़की मतलब मर गई है। तो ऐसा है। तो मतलब हमें बाद में मतलब हमने केवल अपने दिमाग से मतलब मस्तिष्क से लगाया, उसको चरक सुश्रुत अन्य अन्य ग्रंथों में देखा, तो ये उत्तर तो नहीं मिला। परंतु हमने ऐसा समझा, क्योंकि वो 10वां महीना लड़के का मतलब होने वाला था जन्म, और लड़का ये मतलब हुआ तो लड़का जी उठा, मतलब जी अभी तक जीवित है। और 10वें महीने में लड़की मतलब नहीं होनी चाहिए थी, और लड़की ने मतलब जन्म लिया है, इसके लिए संभवतः वो लड़की मर गई है। और ऐसा मतलब एक बार हुआ कि 9वें महीने में दो लड़की मतलब जुड़वा संतान मतलब जीवित हुए हमारे मतलब ब्रह्मपुर में ही, हमारे घर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी है। तो उनका भी मतलब जुड़वा संतानें हुई, दो बहनें, दो लड़की, और वो भी 9वें महीने में ही हुई। और अभी तक आज तक वो अजीवित है। परंतु ये जो लड़का लड़की मतलब एक साथ में जो जन्म हुए थे, उनमें से लड़की मर गई थी। तो उस समय हमें ये भी लगा कि चलो इसी सूत्र के आधार पर ही मतलब उसकी मृत्यु हो गई हो। बाकी आप तो मतलब परीक्षण करिएगा, हम तो परीक्षण कर रहे हैं। तो वैद्य जी, अगर दी 9वें महीने में एक लड़का और एक लड़की हो तो क्या लड़का मर जाएगा? हो सकता है। ऐसा आयुर्वेद में है कहीं पे लिखा हुआ, जुड़वा के बारे में नहीं लिखा हुआ ये है? नहीं नहीं, ये तो नहीं लिखा है, ये हमने अपने बुद्धि से मतलब लगाया है, युक्ति लगाया है। जैसे वो मतलब ज्योतिर्वेद का पुत्र ने युक्ति लगाया था ना। क्योंकि आयुर्वेद का सारा जो गणित के आधार पर मतलब हिसाब से, सूत्र के मतलब आधार पर लिखा हुआ है। तो सब कुछ ऐसा विस्तार से नहीं लिखा है। तो जिसने अपने जितने बुद्धि लगाया, जिसने जितना युक्ति लगाया, मतलब अपना जिसने अपने बुद्धिमान होने का प्रमाण दे दिया, वो उतना ही अच्छा वैद्य है। जिसने युक्ति नहीं लगाई तो वो निकृष्ट वैद्य है। तो हम केवल अपना मतलब युक्ति लगाते रहते हैं, बुद्धि लगाते रहते हैं, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्यों है। तो ऐसा हमारा मतलब थोड़ा विचार चलता रहता है आयुर्वेद में। अच्छा, तो वैद्य जी, जो किन्नर होते हैं तो किन्नरों का जन्म ये हम सामान्य मनुष्य के आधार पे ही होगा, 9वां 10वां महीना, या उसका कुछ अलग हो जाता है जो किन्नर जन्म होते हैं? पहली बात तो ये है, जितने सारे अभी जो मतलब दिख रहे हैं वो किन्नर है ही नहीं। मैं आपको सच बात बता दूं, क्योंकि अभी तक मतलब मैंने अपने जीवन में एक भी किन्नर नहीं देखा है। और जितने सारे जो मतलब आते हैं, मतलब जन्मजात किन्नर कोई भी नहीं है। सारे के सारे या तो शल्य क्रिया सर्जरी करा के मतलब किन्नर बने होते हैं, या तो जिनको काम करने की इच्छा नहीं है, या तो मतलब कुछ ना कुछ माता पिता की भी मतलब गलतियां होती है। क्या क्या गलती है वो आप सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी बताना सही नहीं लगता, उचित नहीं है। परंतु कभी आवश्यक होगी तो अवश्य बताऊंगा। तो इसके कारण वो जैसे मतलब उनका थोड़ा चाल चलन में थोड़ा गड़बड़ मतलब हो जाती है, थोड़ा विकृत आ जाती है। तो वो अपने आप को किन्नर जैसा सजाने लगते हैं। परंतु वास्तविकता में वो किन्नर है ही नहीं, क्योंकि आज तक हमें एक भी किन्नर नहीं दिखा है। जो अच्छा। कि जन्मजात किन्नर, जिसको सहज किन्नर कहा जाता है, जो जन्म से मतलब किन्नर हो, वो असल किन्नर होता है, असली किन्नर, जिसको ओरिजिनल ऐसा कह सकते हैं। परंतु ये सारे के सारे जेरोक्स कॉपी जैसे हैं, मतलब अपने आप को मतलब किन्नर जैसा सजा रखे हैं। एक भी किन्नर हमने आज तक नहीं देखा है। तो वैद्य जी, इसका जन्म कैसे होता है किन्नर का? इसका समय सीमा 9वां 10वां ऐसा कुछ होता है क्या? ना वो लड़का ना लड़की, तो 9वें में होगा कि 10वें में होगा? अभी इसके विषय में तो नहीं लिखा है, चरक जी में सुश्रुत जी ने मतलब नहीं लिखा है। तो उसके हम कह नहीं सकते, ये तो अनुभव करके ही बताया जा सकता है। तो वैद्य जी, उसका जन्म कब होता होगा, 9वें में या 10वें में ज्यादातर, आपके अनुभव से? वो अभी उसको मतलब कैसे बताए, जब तक मतलब अनुभव नहीं होगा तो कैसे बताएंगे, ये अनुभव का विषय है। आपके पास अच्छा मतलब अच्छा। कोई किन्नर है आपके मतलब जान पहचान में या तो परिचय में, तो फिर वहां पे पता करके हमें बताइएगा, तो हमें भी अवगत होगी। जी और जी जी सत्र जी में बताइए तो सबको अवगत हो जाएगा। जी जी जी। वैद्य जी जी राम राम। नमस्ते वैद्य, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, राम जो राम। आपने वो पित्त के बारे में बोला ना, तो स्किन के प्रॉब्लम सब होते करके, तो हमारे घर में है ना 4-5 जन को स्किन की प्रॉब्लम है, काफी मैं साल से 2-3 साल से, तो ठीक ही नहीं हो रही, कितनी अच्छी अच्छी दवा करने के बाद भी।
तो हम उसको शांत कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करें और क्या खाएँ और कैसे रहें? पहले उसका कारण खोजिए। जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर बार यही बोला है कि आयुर्वेद कारण को नष्ट करता है, लक्षण को कभी नष्ट नहीं करता। रोगों के ऊपर कभी कोई औषधि नहीं दी जाती। हाँ, कभी-कभार मतलब कोई अचानक आ जाए तो रोगाभिसरण चिकित्सा हम औषधि बता देते हैं। परंतु ये रोगों को यदि समूल नष्ट करना हो तो सबसे पहले कारण खोजिए। कारण को आप बताइए, औषधि उपचार हम बताते हैं। तो कैसे कारण मालूम पड़ेगा हमको कैसे? हम तो वैद्य नहीं हैं। उसके लिए आप एक काम करिए, किसी दिन मतलब हम समय निकालते हैं 2-3 दिन के भीतर, तो रोगी से बात कराइए, तो फिर उसका कारण निकलेगा। और रोगी का मतलब एक शर्त है कि वो कुछ भी मतलब बिना छिपाए, मतलब उसके जीवन में यदि कुछ हुआ हो, यदि कोई इतिहास मतलब हमको चाहिए जानने का, तो वो बिना छिपाए मतलब सब कुछ बताए, तो उससे कारण का पता चल लग सकता है। मैं आपको पर्सनली कभी फ़ोन कर सकती हूँ कितने बजे से कितने बजे तक? दोपहर 3 बजे के बाद। जी, ठीक है। ठीक है वैद्य ठीक है जी, ठीक हाँ। राम 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 भाई जी, जी। जी। हाँ जी, राम राम। जो ये बता रहे थे ना आप, मतलब जैसे घर बदलने के लिए जो बता रहे थे, पुत्र का पुत्री, कुछ ऐसे बता रहे थे ना, पुत्री की जगह पुत्री, तो वो हाँ, मोर पुत्री को पंख का पुत्र जो पुत्र में बदलना। मोर पंख देना है वो एक ही लेना है ना? नहीं, नहीं, 3 लेना है। रविवार को 1 पंख, सोमवार को 1 पंख, मंगलवार को 1 पंख। और ये योग भी भेषज रत्नावली का ही योग है। तो ये तीनों दिन जैसे वो दाल चावल मतलब वो लेकर रहना है, मतलब दूध हाँ, भात। दूध भात ही खाना है और कुछ नहीं और वो भी बिना नमक। मीठा ले सकते हैं ना उसमें? हाँ जी। मीठा मीठा डाल सकते हैं ना? हाँ, मीठा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 दिन करना उसको है ऐसे, है ना? हाँ, उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि खीर बना करके भी उसको सेवन कर सकते हैं। परंतु हाँ, खीर बनाएंगे तो आपको लवण की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम्म। तो ये 3 दिन देना है, सुबह सुबह, है ना? जी, जी, जी। सूर्योदय के 15 मिनट बाद। जी। वैद्य जी राम परंतु राम प्रणाम। उनको बताइएगा जिनको 2-3 लड़की हो चुकी है। आप यदि पहले गर्भ में ही मतलब बता देंगे तो नहीं, ऐसे फिर मतलब द्रोह द्रोह आचरण हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं होगा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था जी, क्योंकि अगर को बताने की जरूरत पड़े तो यहाँ से हमें मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। जी, 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 जी। ये किस महीने में देना होगा? ये जब मतलब 2.5 महीने बीत जाए, मतलब गर्भ ठहरने के मतलब मान लीजिए जैसे आज मतलब किसी स्त्री को आज 24 मई है। आज मतलब उसको ऋतु ऋतु दर्शन हुआ, मतलब वो उसको मासिक धर्म आया 26 मई को। तो हाँ। उसके फिर बाद में ठीक मतलब है। जब उन्होंने गर्भाधान किया तो किया, मतलब वो अपने दिन के अनुसार, या तो छठा, 8वां, 7वां जो भी मतलब उन्होंने किया है। यदि 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां यदि मतलब इन दिनों में यदि गर्भाधान किया है, तो उन्हें किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें पुत्र ही होता है। ये ध्यान में रखना है। यदि किसी ने 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां आदि दिनों में, अयोग में दिनों में यदि मतलब किसी ने गर्भाधान किया है, तो उसमें मतलब लड़की ही मतलब होगी, इसमें संशय नहीं है। या तो किसी को कुछ मालूम नहीं है और वो हर बार मतलब जिनका धातु पतला है, या तो जिनकी स्त्रियों की मतलब रज अधिक होती है और पुरुषों का वीर्य मतलब कम होती है शक्ति, तो ऐसे में भी मतलब जो है लड़की ही लड़की उसमें पैदा होती है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो उसमें आपको क्या करना है कि लड़का मतलब प्राप्ति करने के लिए जिसका 2-3 बार मतलब लड़की हो चुकी है, तो उसको फिर क्या करना है, जैसे मतलब आज 26 मई है, आज के दिन उसका मासिक धर्म मतलब हुआ था, दर्शन हुआ था अंतिम बार। फिर उसका अगले जो 24 जून आएगा, वो उसका 1 महीना है मतलब गिना जाएगा। फिर उसके बाद में 24 जुलाई, वो 2 महीना होगा। 24 जुलाई के बाद में आपको फिर क्या करना है कि 2 हफ्ता आपको निकाल देना है, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह मतलब निकाल देंगे तो लगभग 7 अगस्त ऐसा मतलब हो जाएगा, 7-8 अगस्त तक हो जाएगा। तो उसके बाद में जो रविवार, सोमवार, मंगलवार आए, उस समय आपको मतलब उसको लेना है। मतलब 2.5 महीने से 3 महीने के भीतर जो 15 दिन होगा, उसमें सबसे पहले जो रविवार, सोमवार, मंगलवार आएगा, वो 15 दिन के भीतर, वो 3 दिन में आपको लेना है। तो उससे 100% जो है लड़का ही उत्पन्न होता है। और इसमें हमारे यहाँ तो क्या है, जैसे बहुत पुरानी पद्धति से लोग उसे देते हैं दवा, वो 1.5 महीने पर देता है कोई।
कोई मतलब 1.25 महीने पर देता है, तो वो क्या उचित है या फिर? उसमें भैया केवल मोरपंखी नहीं है, बहुत सारे औषधियां है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देते हैं ना, जैसे सब जगह ही देते हैं ज्यादातर लोग, तो वो इतना कई समय पे देते मतलब किसी दिन मतलब लड़की से लड़के मतलब लड़का प्राप्त होने वाला योग, मतलब पुत्र प्राप्ति योग, और कन्या प्राप्ति योग भी है, जिनको बार बार लड़का ही होता है। कोई कोई होता है ना कि हमें लड़की नहीं होती, लड़की नहीं होती। तो आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे भी योग है जो इससे जिससे कि आपको कन्या प्राप्ति भी हो। तो पुत्र प्राप्ति योग, कन्या प्राप्ति योग, ऐसे कई सारे योग मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है। किसी दिन हम मतलब सत्र में ले लेंगे, तो केवल वो विशेष स्वतंत्र रूप से रहेगा। पुत्र प्राप्ति योग और कन्या प्राप्ति योग ऐसा करके सत्र रखेंगे। तो आपको आप लोगों को बहुत सारे मतलब उसमें सिद्ध योग के विषय में आपको मतलब जानकारी मिलेगी। अच्छा, मासिक धर्म वैद जी, के राम बाद राम, अगर वंदे मातरम। सम डेट में हाँ अगर जी संसर्ग करे तो वो लड़का होगा, और विषम जी डेट में जी जी करे तो वो लड़की होगी ना? जी जी जी। अच्छा, ये तो वैद जी, राजीव मेरा एक भैया भी छोटा सा पता है, प्रश्न है। चलिए देखिए। हाँ जी सुशील भैया, आपको सबके चाहिए है। जी जी, धन्यवाद। मेरा एक पेशेंट है, एक रोगी है। उनकी पुत्र वधू को 9वां महीना चल रहा है और उनको अल्ट्रासाउंड कराया, तो उनका बच्चा मतलब उल्टा है। तो वो कह रहे थे कि कोई ऐसा आयुर्वेद में या एक्यूप्रेशर में या मरम चिकित्सा में कोई पॉइंट है कि बच्चा सीधा हो जाए, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था जी। हाँ मतलब उल्टा हो गया है। जी तो उल्टा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो कभी कभी आपने मतलब देखा होगा, आयुर्वेद में भी ऐसा वर्णन है कि पद जन्म ऐसा मतलब कहा जाता है। मतलब जो पैरों से जन्म होते हैं ना, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। तो उसमें घबराने की क्या बात है, पहले तो मतलब उल्टा भी जन्म होते थे ना। जी जी, नहीं उल्टे में क्या है कि फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं, इसलिए। आओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोग को मालूम ही नहीं है कि उल्टे मतलब जिनका बच्चा उल्टा हो गया तो कैसे जन्म मतलब उनको कराना, उनको मालूम ही नहीं है। इसके लिए वो घबराते हैं। आयुर्वेद में ठीक है उपचार वैद्य। तो है, परंतु परंतु मतलब ऐसा है कि जिनके बच्चे उल्टे होते हैं ना, उनके माँ बाप भी मतलब बड़े भाग्यशाली होते हैं। और उनके जो आने वाले 3 पीढ़ी तक जो है वो भाग्यशाली होते हैं। ऐसा आयुर्वेद में भी मतलब वर्णन है। निघंट रत्नाकर के नाम के जो ग्रंथ है उसमें ये वर्णन है। तो इसके लिए जो आने वाला है, जो मतलब पैरों से मतलब आने वाला है, वो अपने माता पिता को मतलब भाग्य को मतलब उदय करेगा। आने वाले 3 पीढ़ी को मतलब भाग्यशाली बनाएगा। तो फिर उसको ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है। जी जी, धन्यवाद। हाँ और वैद्य उसमें जी। मतलब मैं आपको कुछ उपचार बता देता हूँ। असली रुद्राक्ष यदि मिले, तो असली रुद्राक्ष को उसको मतलब पानी में भिगो दीजिए और उसको उसको पिला दीजिए। लगभग 1 पहर तक मतलब भिगोइए। आधा पहर या तो 1 पहर जितना मतलब समय मिले। और उस पानी को उसको भिगोइए, मतलब उसको पिला दीजिए। तो इससे जो मतलब बच्चा उल्टा होता है, वो बड़े सरलता से उसके दोनों पैर जैसे मतलब किसी ने बांध लिया हो रस्सी से, वो पैर भी मतलब पैर आराम से आ जाता है। फिर वो सरलता से वो जन्म हो जाता है। और हमने इसको 2-3 बार परीक्षण किया, ज्यादा बार नहीं किया, मैं ज्यादा फेंक नहीं रहा हूँ। 2 बार मतलब हमने किया है इसको परीक्षण। तो दोनों बार मतलब सफल रहा है। इसके लिए परंतु रुद्राक्ष असली होना चाहिए, ये आप मतलब ध्यान में रखिएगा। तो आप इसको दीजिएगा तो निश्चित रूप से जो पैर से जन्म मतलब जो होने वाले, वो जन्म हो जाएंगे। इसमें कोई मतलब कोई कष्ट नहीं होगा। माता को भी कष्ट नहीं होगा। परंतु उसमें आपको क्या करना है, सौंठ के मतलब बने हुए जो काढ़े है, सौंठ और मतलब जो सौंठ देवदार का छाल, इसका मतलब बना हुआ, आपको उसको मतलब एरंड का तेल मिला करके आपको उसमें दे देना है। सौंठ मुलेठी देवदार का छाल जो मतलब बताया था अभी इससे पहले, सत्र से आराम से पहले, उसको काढ़ा बना करके फिर उसमें एरंड का तेल मिला करके माता को भी पिला देना है। और सबसे पहले रुद्राक्ष का पानी भिगो करके पिला दीजिए। उसके आधा मतलब आधा होने के बाद में, आधा घंटे के बाद में ये काढ़ा पिला दीजिएगा। तो आराम से बच्चा मतलब जन्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी जी, धन्यवाद। जी, जी राम राम। तो बता प्रश्न रहे का थे आप प्रश्नोत्तरी का का समापन कर देते हैं, क्योंकि होने समय वाले। बहुत हो चुका है। हाँ जी, अब भैया, डेढ़ समापन घंटा कर तो हो देते गया। हैं कागज से। जी, जी, जी। सत्र का समापन करते हैं क्योंकि आगे उड़िया सत्र होने वाली है। तो वैद्य जी की अनुमति हो तो हम सभी समापन करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वैद्य जी का।
आज के सत्र के लिए आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत आभार। आज का विषय बहुत ही तथ्य रहा आज के विषय में। तो हम सभी इसी तरह से ब्राजक पित्त को आगे समझते जाएंगे प्रत्येक भाग में। प्रत्येक चीज़ों को हमें समझना आवश्यक है, तभी एक अच्छे वैद्य, अच्छे आयुर्वेदाचार्य आने वाले भविष्य में निर्माण होगा इस अभियान से। इस अभियान का यही उद्देश्य, यही मूल जो कि कहें कि जो कर्म है हमारा करने का, कि एक अच्छे वैद्य, अच्छे चिकित्सक, आयुर्वेद को बढ़ाने वाला, आयुर्वेद के सिद्धांत को समझाने वाला भविष्य में अच्छे-अच्छे शिक्षक बने, अच्छे-अच्छे वैद्य बने, चिकित्सक बने, यही उद्देश्य है इस अभियान का। तो समझिए और उन्हें बाँटिए, यही निवेदन है आप सभी से। और इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ये ज़रूर करिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि भाई अरुण जी सुन रहे हैं तो कृपया शांति पाठ कराएँ। जी, आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। आइए हम सब मिलके शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्व शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिः रेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पुनः से आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। जय वेद, जय आयुर्वेद। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो वेद व आयुर्वेद पढ़ना है। जय राजीव भाई राजीव दीक्षित अमर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने अंत में। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, राम राम। और आप सबका भ्राजक पित्त अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, सुखी रहे। भगवान धन्वंतरि जी से यही प्रार्थना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। गोविंद भैया राम राम, वंदे मातरम।